मेरे बाल झड़ गए, बाकी तो मेरी उम्र ज्यादा है भी नहीं। फिर क्या है कि किसी ने कहा कि भाई जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे बाल झड़ेंगे, तो फिर मैंने कहा झड़ने दो। और क्या है, अल्टीमेटली उद्देश्य है। हाँ, चलो। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मुझे। हाँ ले, ये आ भी नहीं रहे। आएंगे बाद में बहुत। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी कि घरेलू सहायक उपकरण, वैद्युतिक उपकरण, उसके बारे में अध्ययन करना है। सबको घरेलू उपकरण पकड़ो भाई। आगे प्रिंट आउट नहीं आए, दे दो। हाँ, क्या हुआ? नहीं, घरेलू उपकरण अभी आपको दे देंगे। ये रहे घरेलू उपकरण। एक हम सभी उपकरणों के बारे में वन बाय वन देखेंगे ध्यान से, और उसको समझना है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी कि वैद्युतिक उपकरण। सर दोनों क्लास आज एक साथ चल रही, दोनों कौन, मैं अकेले तो हूँ। इधर लो, मोबाइल लो, कौन सी है? दो कौन सी चल रही है? दोनों क्लास आज एक साथ चल रही। इस लाइन का तरतीय और निकलता नहीं है, आपने खुद ने निकाला है। एक ही चल रही है ना? ठीक है। आज बहुत कम आए हो। कोई बात नहीं, जो आए सो आए। हमने पढ़ा दिया, पढ़ा देंगे। देखो कि भाई सबसे पहली बात है, हम वैद्युतिक उपकरण के बारे में बात करते हैं। अरे आवाज मत करो, समझ लेते हैं। वैद्युतिक उपकरण होता है वो विद्युत धारा के उष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें सबसे पहले यही समझ में आया था कि भाई जैसे ही हमने तार में धारा का प्रवाह कराया, वो गर्म हुआ। हमने कहा गर्म हुआ तो उष्मा से जो काम हो रहे हैं वो इसकी सहायता से करवा लो। कि कैसे? कि हीटर बना लो, रूम हीटर बना लो, हेयर ड्रायर बना लो, या जितने भी बना लो, ये हमारे पास उष्मा से संबंधित करने वाले कार्य इसके द्वारा कर लिए जाएंगे। तो ये उष्मा के सिद्धांत पर कार्य किया। तो उष्मा का सिद्धांत दिया किसने था? जूल ने। जूल ने उष्मा का सिद्धांत दिया था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप देखेंगे तो ये हमारे पास धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के और समय के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है। तो H क्या होती है? हीट यानी उष्मा, I करंट होती है प्रवाहित धारा, R प्रतिरोध, और T टाइम यानी समय। ये कौन सा नियम है भाई? तो आप कहेंगे ये है जूल का नियम। ठीक है, ये कौन सा नियम है? ये जूल का नियम है। तो जूल का नियम उन्होंने इस प्रकार का दिया था। ठीक है, चलो। अब हमारे पास ये उष्मीय सिद्धांत पर काम किया। जब हमें ये पता चला तो हमने कहा कि पहले उष्मा के बारे में पूरी बात तो सुन लेते हैं। क्योंकि एक आप यानी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हैं बहुत सारे, एक ऐसा मिलेगा उसने हीटर की एक पूरी कोयल पकड़ रखी है। हीटर की एक पूरी कोयल पकड़ रखी ऐसे, और वो कोयल जल रही है। फिर उसने कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। उसने इसको क्या कर दिया? टच। उसने इसको कर दिया टच। जैसे टच करोगे तो ये शॉर्ट हो गया। अब धारा तो यहां से यहीं जाएगी कि नहीं जाएगी?
धारा तो यहां से यहीं जाएगी, और धारा जाएगी, प्रतिरोध हमारे पास क्या होगा, कम, धारा क्या हो गई, ज्यादा। और धारा का प्रभाव दो बार आया, आई स्क्वायर है, दो बार प्रभाव आया, तो धारा का मान बढ़ा तो दो बार बढ़ गया ना, तो धारा क्या हो गई, दुगुनी। और धारा ज्यादा बढ़ी तो उसमें क्या हुआ, ज्यादा, तो आप देखोगे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में टूट जाएगा। ये आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, है ना भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ये टूट जाएगा। तो ये हमारे पास है हीटर का पहला कॉन्सेप्ट। और इसके आधार पर सवाल भी पूछ सकते हैं कि एक हीटर का एलिमेंट्स है, उसमें से उसका कुछ भाग टूट गया, हमने शेष भाग को जोड़ दिया, अब बताओ उसमें ज्यादा देगा कम देगा, हम कहेंगे ज्यादा देगा। हमने कहा कि हीटर का एलिमेंट टूटा तो प्रतिरोध तो कम हुआ, प्रतिरोध कम हुआ तो धारा क्या हुई, ज्यादा, और धारा का स्क्वायर है, यानी धारा कितनी बार आई, दो बार, इसलिए हमारे पास मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लास्ट में कौन आया था जो गेट खुला छोड़ के आया है, तो रुक भाई, तो ये तो मैं इधर निर्णय करूंगा। तू झड़ गया, बंद कर गया, इसके बाद कौन आया, तो गेट कौन बंद करेगा, मैं हूं, खड़ा हो, बंद कर। तो तरीका ध्यान रखो ना भाई, जब आप आए तब बंद था, तो आपने खोल के आए तो वापस बंद करो। हाँ, तो ये हमारे पास, नहीं नहीं, पढ़ने दो, इतना नहीं, तुम पंच मत बनो। अब हमारे पास है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट यानी उष्मीय तंतु। तो पूछा भाई उष्मीय तंतु के रूप में किसका प्रयोग करें, तो उष्मीय तंतु के रूप में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स थे, कि इसको काम लेंगे, उसको काम लेंगे, उसको काम लें। तो हमने कहा तांबा भी काम ले सकते हैं, लेकिन तांबा में प्रतिरोध कम है, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि ये गर्म भी कम ही होगा, और इसका गलनांक भी 1/83 है। हमें ऐसा पदार्थ चाहिए था जिसको गर्म करने पर ये ऊष्मा तो ज्यादा दें और ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो, क्योंकि जब गर्म होगा तो वायुमंडल के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा, तो ऑक्सीकरण की क्रिया से भी मुक्त होना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसको काम में लिया, नाइक्रोम। सबसे कठोर धातु तो कौन सी है, टंगस्टन है ना, लेकिन हमें कठोर धातु के पूर्ण के हिसाब से काम नहीं लिया, गलनांक भी सबसे ज्यादा किसका है, टंगस्टन का है, कार्बन का है, लेकिन हमने कहा कि ऑक्सीकरण की क्रिया से भी क्या रहना चाहिए, मुक्त, इसलिए कौन सा काम लिया, नाइक्रोम। नाइक्रोम दो पदार्थों को मिला के बनाया गया जिसका नाम है निकल और क्रोमियम। निकल की मात्रा 80% है, क्रोमियम की मात्रा 20% है। इसका जो कार्यकारी तापमान है 900 और गलनांक है 1400। इसका मतलब क्या है कि 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर तो ये पिघल के टूट जाएगा, और ये सामान्यतः काम कितने डिग्री पर करेगा, 900 पर। भाई गर्म भी होना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए, तो कार्यकारी तापमान तो गलनांक से कम ही होगा, ठीक है। प्रतिरोध इसका ज्यादा, तो उसमें भी क्या है, ज्यादा, और वातावरण के प्रभाव से क्या है, मुक्त। पूछा ताप गुणा कितना है, 0.00017। अब वापस जाओ उधर। तुम्हें ये ऐसे लगता नहीं है कि मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है, एक दो दिन के पावने हो, बैठे रहो, आप ऐसे आ रहे हो। एक ये तो फिर भी ठीक है, आपने 5 नंबर 6 नंबर हॉल देखा होगा, एक ये मंगलवार की बात थी, मैं जैसे क्लास में गया, बच्चा भी मेरे से पहले एंटर हो गया, उसने मुझे देखा नहीं, वो लास्ट है ना टेबल, वहां से ऊपर चढ़ा टेबलों पर, और आगे चलता 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 कहाँ बैठा, शुरुआत में आगे से तीसरी लाइन पे, और वो टोटल टेबल है 23, तो वो 20 डाक के गया। तो, तो ताप गुणा कितना होता है, 0.00017 प्रति डिग्री सेल्सियस। पूछे प्रतिरोध का मान कितना, 9 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसके प्रतिरोध का मान होता है। तो ये तो एक वैल्यू है जो आपको ध्यान रह जाएगी। देखो कि इसका गलना कितना है, 1400, कार्यकारी तापमान कितना है,
900। वातावरण के प्रभाव से मुक्त, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, उसमें भी क्या देगा, ज्यादा। और इसमें निकल की मात्रा कितनी है, 80। क्रोमियम की मात्रा कितनी है, 20। ताप गुणा कितना है, 0.0001 प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोधकता कितनी है, 9 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। ठीक है, अगला हमारे पास आता है कि भाई एक हीटिंग एलिमेंट है। पहली बात तो ये है कि आपको ये वैल्यू पूछेगा नहीं, फिर भी पूछेगा तो जितने ज्यादा वाट का तार काम में लोगे तो तार की मोटाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा ना। तो इसलिए 20, 22, 24, 26 ये कह रहा है कि इसका हीटिंग का जो वाट क्षमता जैसे जैसे घट रही है ना, तार का आकार भी क्या हो रहा है, घट रहा है। SWG में मान बढ़ने का मतलब है कि तार का आकार छोटा हो रहा है। तो ये तार का आकार क्या हो रहा है, छोटा। वाट क्षमता कम है तो तार का आकार छोटा है, वाट क्षमता ज्यादा है तो तार का आकार क्या है, बड़ा। अब आपको पूछें कि भाई एक हीटर की कोइल बनानी है तो तार कितना लंबा होना चाहिए। आप कहेंगे सर इस बात पर डिपेंड करेगा, पहले बताओ कि प्रतिरोध कितना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसने कहा प्रतिरोध चाहिए मुझे 1000 ओम। तो का जो नाइक्रोम वाला तार काम है लोग है ना, कहा प्रति लंबाई, इकाई लंबाई पर इसकी प्रतिरोधकता है कितनी। तो कहेगा इकाई लंबाई पर इसका प्रतिरोध का मान है 200 और आपको चाहिए कितना, 1000 ओम। और 1 मीटर में कितना है, 200 ओम। बताओ कितना मीटर चाहिएगा, 5। तो यही कह रहा है कि हीटिंग तार की टोटल लंबाई क्या होगी, कुल आवश्यक प्रतिरोध बट्टा प्रति इकाई लंबाई तार का प्रतिरोध। भाई 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध है मान लो 20 ओम और आपको चाहिए 60 ओम का तार। तो बताओ कि कितना मीटर चाहिएगा, 3। भाई 1 मीटर में 20 ओम, 2 मीटर में 40, 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 60 ओम। तो ये होता है किसी भी हीटिंग एलिमेंट के तार की लंबाई को ज्ञात करने का तरीका। ये हमारे पास तो एक एग्जाम्पल है, कोई सवाल था, डाउट बच्चे ने किसी ने पूछा था कि हीटर हो चाहे हीटिंग एलिमेंट कोई हो, यदि 1-1 किलोवाट के 2 हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में है, तो हमारे पास टोटल पावर खपत कितनी होगी, 2 किलोवाट। और यदि दोनों श्रेणी में लगे, अरे रख दे, रख, एक तो घोचे कर आए टाइम पे बहुत। सुनो पहले, आपको प्रसाद लास्ट में दिया जाएगा, पहले प्रवचन ही चलेंगे। हाँ, तो 1+1 कितने किलोवाट हो गए भाई, 2 समांतर में। लेकिन श्रेणी में करोगे तो कितना आएगा, 0.5। क्योंकि श्रेणी में जैसे ही आप इस प्रकार हीटिंग एलिमेंट 2 लगाओगे तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो धारा का मान घट जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है, धारा। तो धारा का मान घट जाएगा तो पावर भी, वाट क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि धारा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा खपत भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो धारा पर डिपेंड करेगा। ओके, अगला ये कुछ सवाल करे थे कुंडली के। कुंडली का एक सवाल है, कुंडली है 1000 वाट 230 वोल्ट की। इस कुंडली को 2 समान भागों में काटा जाता है, इनमें से एक कुंडली को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो बताइए शक्ति कितनी उत्पन्न होगी। अब बताओ क्या किया हमने, हमने कहा कि 1000 वाट 230 वोल्ट सप्लाई है, हमने उस कुंडली को 2 बराबर भागों में काटा। 2 बराबर भागों में काटने पर प्रतिरोध कितना हो गया, आधा। प्रतिरोध आधा हुआ तो धारा कितनी होगी, 2 गुणा। तो पूछा कि भाई वाट क्षमता क्या है, पी बराबर तो I²R होता है, तो I² 2 गुणा 2 इंटू आर कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना गुणा हुआ, 2 गुणा। पहले कितना वाट था, 1000 वाट, अब कितना वाट हो गए, 2000 वाट। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया जाता है कि जब आपने प्रतिरोध छोटा करोगे तो पावर खपत क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि I² है, I कितनी बार है, 2 बार, इसलिए इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए आंसर कितना है, 2000 वाट। एक एग्जांपल लेके भी देख लिया कि 100 वाट है, 200 वोल्ट है, तो इसका प्रतिरोध कितना है, 400 ओम। अब प्रतिरोध को आधा करोगे, नया प्रतिरोध कितना हो गया, 200 ओम।
जब प्रतिरोध 200 ओम है, वोल्ट हमारे पास 200 है, तो पावर कितना आएगा? तो आप पावर निकालोगे P बराबर V स्क्वायर बटा R। 200 गुना 200 बटा 200 करोगे तो कितना आएगा? 200। पहले वाट हमारे पास कितना था? 100। अब वाट कितना आया? 200। जबकि प्रतिरोध को क्या किया? आधा। जब प्रतिरोध को आधा करते हो तो पावर खपत क्या हो जाती है? दुगुनी। जब आप प्रतिरोध को आधा करते हो तो पावर खपत क्या हो जाएगी? दुगुनी। और जब प्रतिरोध को दुगुना करोगे तो पावर खपत क्या हो जाएगी? आधी। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दुगुना, इसलिए पावर खपत क्या हो जाती है? आधी। समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध आधा, इसलिए पावर खपत क्या हो जाती है? दुगुनी। तो लॉजिक है ये। अब आता है हमारे पास अलग अलग प्रकार के हीटिंग एलिमेंट्स हैं। उन सभी हीटिंग एलिमेंट के बारे में देखना है। सबसे पहले विद्युत हीटर के बारे में देखेंगे। विद्युत हीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सपोज्ड और एक होता है इम्पोज्ड या एनक्लोज्ड। ठीक है, तो एक होता है एनक्लोज्ड, एक होता है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब खुला, एनक्लोज का मतलब बंद। जैसे ही मुझे हीटर बनाना है, तो हीटर तो मेरे लिए सिंपल मामला था, तो भाई उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? मैं कहूंगा देखो भाई, पहले तो ले आओ हीटिंग एलिमेंट। लाओगे तो वो किसका बना होगा? नाइक्रोम का। अब उसमें मुझे लंबाई ज्यादा चाहिए, तो मैं इसको किसके रूप में बना दूंगा? कोयल के रूप में। किसके रूप में मोड़ूंगा? कोयल के रूप। इस कोयल के रूप में मोड़ कर किसके ऊपर स्थापित करूंगा? एक प्लेट के ऊपर। प्लेट ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा तापमान को सहन करे, इसलिए मैंने प्लेट कौन सी ली? चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन की। तो प्लेट मैंने सामान्यतः मैं वर्ताकार प्लेट ही काम में ले रहा हूं। कौन सी ले रहा हूं? सामान्यतः वर्ताकार प्लेट ही काम में ली जाती है। आप कहेंगे सर वर्ताकार प्लेट क्यों लो, वर्गाकार ले लो। मैं कहूंगा नहीं भाई, किसी बर्तन पर मैं ये चाहूंगा ना कि ऊष्मा बराबर आए। तो अपने घर में बर्तन तो वर्ताकार रूप से होते हैं, चाहे तवा है तो भी वर्ताकार है, भगोना है तो भी वर्ताकार है। ऐसा थोड़ी है भगोना चौकोर है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मैं चौकोर कहां मैंने लेके कौन सी ले रहा हूँ? वर्ताकार। क्योंकि बर्तन में नीचे पर सभी जगह क्या आनी चाहिए? आंच बराबर आनी चाहिए। तो कहेगा सारी कोयल एक जगह नहीं लगा, कि मैंने क्या लगाया इसको इस प्रकार। इससे क्या होगा कि उसके पेंदे के नीचे है ना, वो सभी तरफ से उसमें क्या आएगी? बराबर आएगी। अब जितना भी भाग यहाँ आएगा, इसमें एक चीज और देखो कि यहाँ पर जो भाग होता है ना, उसमें खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? खांचे। कुछ जगह पर तो क्या है, उन्होंने सस्ते के चक्कर में वो हेक्सा ब्लेड लेके उस खांचे को वहां से काट देते हैं, या कुछ पेच वाला लेके घुमा के काट देते हैं। इससे क्या होता है? स्प्रिंग उसमें फंस जाती है। लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि वो पीठ नीचे की तरफ से क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। आप देखना कहीं पोर्सलिन आएगी ना, वो उसमें जो खांचा होगा ऐसे, वो इस प्रकार से हीटिंग एलिमेंट होगा, तो यहाँ जो खांचा होगा ना, वो खांचा नीचे से थोड़ा टूटा होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी मिट्टी लगाएंगे नहीं। इसमें नुकसान क्या होगा कि जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तो उष्मा तो नीचे जा रही है, और मुझे नीचे उष्मा भेजनी नहीं थी, तो आपको खांचा थोड़ा सा बाहर तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जब मोड़ में ना आराम से ठहर जाए, कोयल आराम से ठहरा वो, इसलिए ग्रूव यहाँ खांचा बनाया जाता है। लेकिन नीचे की तरफ से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, नीचे से क्या होना चाहिए? बंद, ताकि उसमें सारी कहां रहे? ऊपर रहे। पहला लॉजिक ये। आकार कैसे बनाए? वर्ताकार। और इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। पूछे इस प्रकार के क्यों बनाए? मैंने कहा तार की लंबाई आराम से बढ़ जाए। कोयल इसीलिए बनाई मैंने। कोयल बनाने से क्या हुई? तार की लंबाई बढ़ गई। फिर इन खांचों में अलग अलग घुमा के मैंने स्थापित कर दिया कि सभी जगह उसमें क्या जाएगी? बराबर। ठीक है, अब ये तो मामला हो गया। अब कहा कि ये जो वर्ताकार प्लेट है, इसको किस में स्थापित करोगे? जो पूछा कि बॉडी या फ्रेम क्या है, दो प्रकार के। एक तो मैं कहूंगा बॉडी बना दो ढलवा लोहा की, लेकिन देखो लोहा खुद भी तो गर्म होगा, तो एक तो वो गर्म होगा तो उसमें बेफालतू का नुकसान करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें का संचरण करेगा, तो जैसे जैसे संचरण करेगा और गर्म होता जाएगा, और उसको अर्थिंग तो करना ही पड़ेगा। एक होता है, पहले हम ये यही काम लेते थे। दूसरा आजकल जो काम लेते हैं वो है आरसीसी। आरसीसी के पाइप होते हैं ना, उन पाइप को काट काट के तो हीटर का बना देते हैं, बार वाला संचा, तो वो बना देते हैं आरसीसी का। तो बॉडी या फ्रेम धातु की भी हो सकती है या आरसीसी।
तो धात्विक भी होती है और आरसीसी भी होती है, बट आजकल काम ज्यादातर कौन सी ले रहे हैं, आरसीसी। ठीक है, अब आरसीसी भले ही काम ले लो, आरसीसी वाला लेते हैं ना तो उसके ऊपर भी ग्रिल लगानी पड़ेगी, और धातु वाला लगाते हैं तो भी ग्रिल लगानी पड़ेगी। पूछा क्या ग्रिल का मतलब क्या हुआ, ग्रिल का मतलब हुआ हीटर के ऊपर बर्तन रखेंगे ना तो सीधा इस प्लेट को टच नहीं करें, प्लेट को टच करेगा तो बाई दी वे तार को टच हो जाएगा, तार को टच हो जाएगा तो आपको क्या आएगा, झटका। इसलिए बीच में क्या लगाओ, ग्रिल। तो हम आरसीसी वाले में तो ग्रिल कैसे लगाते हैं, तिपाई लगाते हैं, तिपाई लगाते हैं तो वो धातु वाले तिपाई होते हैं, ये ऊपर आते हैं, ऊपर हम उसको वी आकार बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे वी आकार। अब इसके ऊपर बर्तन रखेंगे, नीचे वाले पे टच नहीं होंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास ग्रिल है एक प्रकार की। ऐसी ग्रिल नहीं बना के, एक ग्रिल बनाने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे ग्रिल बना दो, जाली, अब आपके पास इसके ऊपर रख दो, तो अभी ये ग्रिल है कि नहीं है, ऐसा ग्रिल नहीं बना के ऐसा ग्रिल बना दो, धातु की बनी हुई है, अब बर्तन रखो, ये भी ग्रिल है कि नहीं है। तो सभी प्रकार की ग्रिल है। ग्रिल का कार्य क्या होता है कि बर्तन को सीधा हीटिंग एलिमेंट से टच नहीं होने देना, और पोर्सलिन के ऊपर वजन नहीं डालना, पोर्सलिन पर वजन डालोगे तो प्लेट टूट जाएगी, प्लेट टूटेगी तो उसके ऊपर डायरेक्ट टच हो जाएगा। ये कनेक्टिंग लीड, कनेक्टिंग लीड का मतलब है पोर्सलिन के नीचे, प्लेट में नीचे वो लीड है ना, जुड़ती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कनेक्टिंग लीड। ये लीड आगे सप्लाई में जाएगी, तो यहाँ तो पीतल के टर्मिनल जुड़ेंगे, और उसके आगे जो तार जाएगा वो वल्कनाइज इंडियन रबर या कॉटन कवर होगा, ताकि उष्मा को सहन कर सके, उस वो लीड जुड़ जाएगी, और ऐसे प्रकार आपका हीटर तैयार हो गया। हीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, हीटर में पूरे ही आ गए, क्या है और कुछ बचा, क्यों भाई साहब, हो गया ना हीटर पूरा। अब हीटर में तो इतना ही होता है, कुछ भाग ही तो नहीं लगा अलग से। अब एक और भाग है कि हीटर में जो आपने सॉकेट लगाया है, जो टर्मिनल्स लगाए, किसका बनेगा, पोर्सलिन का, क्योंकि उच्च तापमान को सहन तो केवल पोर्सलिन ही कर पाएगा, इसलिए हम सॉकेट या टर्मिनल भी किसके बनाएंगे, पोर्सलिन। ठीक है, अगला, अगला देखो कि हमारे पास इसी में हीटर के मुख्य भाग कौन से हैं। तो हमने देखा आकार वर्ताकार है, समान रूप से उसमें प्रदान करने के लिए, ग्रूव क्यों किया, हीटिंग एलिमेंट आसानी से जुड़ जाए, और चीनी मिट्टी के बना जाए, तापीय सहन क्षमता क्या होती है, ज्यादा, और हीटिंग एलिमेंट का सॉकेट से कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग लीड का प्रयोग हमने किया। बॉडी है जो धात्विक है तो अर्थिंग होनी चाहिए, आरसीसी है तो कुछ अलग होता है, और उसके ऊपर स्टैंड जो धातु के बने होते हैं वो हमारे पास अलग होते हैं, तो उनको अर्थिंग करना पड़ेगा। ग्रिल स्टैंड होती है जो सुरक्षा देने के लिए हमारे पास गार्डिंग का कार्य करती है, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया। अगला हमारे पास कौन सा है, रूम हीटर। हमें ये पता चल गया, अब देखो एक उष्मा ही है हमारे पास, हम उष्मा को लेकर तो कई देर टेलेंगे, फिर थोड़ा दूसरा आएगा छोटा मोटा। जब हम उष्मा के बारे में देखते हैं आगे वाला मामला, तो ध्यान से देखो कि ऐसा है कि उष्मा के बारे में मुझे कमरे को गर्म करना है, ये अपने यहाँ तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रियों को जरूरत पड़ती है। तो आपने कभी देखा होगा कि यूरोपियन कंट्री मूवी देखते हो तो वो है ना, दारू पीते रहते हैं, और टेबल पर साइड में वो अलाव जल रहा होता है, एक दीवार में एक अलमारी सा बना रखा है, उसमें जल रहा है, सामान्यतः ये देखते हो ना, ताकि वो कहता है कि दीवार के पास जल रहा है लेकिन इसकी हीट तो इधर ही आ रही है, तो धीरे धीरे अपनी तरफ क्या आ रही है, उष्मा आ रही है, तो कमरा थोड़ा सा क्या रहेगा, गर्म। पहले ज्यादातर वो गर्म यही ऐसे करते थे, और वो बीच में तो जला नहीं सकते थे कमरे में, वो तो उचित नहीं है कि आग भी पकड़ ले, तो दीवार में एक इस प्रकार का अलमारी बना देते थे और साइड में रखते थे, नीचे से थोड़ा बंद रखते थे, केवल गर्मी आए, उष्मा आए। फिर जैसे ये उपकरण आया उनको कहा ये ठीक है, इसलिए से इसको रूम हीटर या बार हीटर भी कहा गया है, रूम हीटर या बार हीटर। अब भाई इसने कहा कि हीटर तो हम एक बीच लगा देंगे, बीच में रखेंगे तो कोई घूमेगा करेगा करंट आ जाएगा, बीच में लगाएंगे तो कमरे का तो वेस्टेज करेगा, तो इसको अलमारी में साइड में रखना चाहिए ना। तो हमने कहा साइड में रखे, हमें दीवार थोड़ी ना गर्म करनी है,
हमें तो कमरे में बराबर ऊष्मा फैलनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसके पीछे की तरफ आप लगा दो परावर्तक प्लेट। क्या लगा दो? तो दीवार की तरफ तो गर्म करो मत, ऊष्मा क्या आएगी? एक ही तरफ आएगी। तो हमने लगा दी परावर्तक प्लेट। और यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का तार काम में नहीं लिया, नाइक्रोम की छड़ काम में ली। दो अलग अलग चीज होती है। आप कभी टोस्टर गिज वो टोस्टर ओवंस देखा है? उस ओवंस में हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम की छड़ होती है, रोड होती है, वो पूरी रोड गर्म हो रही है। और एक होती है कोयल। तो यहाँ हमने कोयल काम नहीं लेके क्या ली? नाइक्रोम की बनी हुई है लेकिन रोड काम में ली। और पीछे क्या लगा दिया? परावर्तक प्लेट। तो जैसे ये गर्म करेगा पीछे वाले से टकरा के ये उसमें क्या देगा? एक ही तरफ देगा कि नहीं देगा? अब हम अलमारी में साइड में आराम से रख सकते हैं। तो वो काम में लेने लगे। आजकल अपने यहाँ पर ही आने लगे लोग, घरों में काम में लेने लगे कि नहीं नहीं कमरा थोड़ा सा गर्म रहेगा। हो गए ना? हम सभ्यता में धीरे धीरे आ गई, क्योंकि लोगों से गर्मी होती है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडी होती है तो ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त कोई सही नहीं हो रहा है। यही तो मामला है? वातानुकूलित ज्यादा होने लगे, मतलब वो कहेंगे हमें आप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखो, नहीं तो इसे कम करो नहीं इसे ज्यादा करो। हम इधर वाले तापमान वाले ठीक है। तो आजकल रूम हीटर आने लगे। आजकल रूम हीटर में इतना और हो गया कि एक रूम हीटर ऐसा आने लगे जो कमरा गर्म करेगा करेगा वो ऑक्सीजन लेवल भी बरकरार रखेगा। थोड़ा महंगा आता है। उसमें ना ट्रांसफॉर्मर में जैसे रेडिएटर लगे होते हैं ना, उसी संरचना का बना होता है। वो आके कमरे में लगा देगा और वो गर्म तो कमरा तो हल्का हल्का गर्म रखेगा और साथ में ऑक्सीजन लेवल भी क्या रखेगा? बरकरार। क्योंकि उष्मा उत्पन्न होती है तो ऑक्सीजन तो को खाएगी कि नहीं खाएगी? तो कमरे में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। तो फिर आप सांस कैसे लोगे? तो इसलिए सांस आने में तकलीफ आएगी। उन्होंने कहा ऑक्सीजन भी क्या रखेगा? बरकरार। अपने इधर जरूरत पड़ी नहीं। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होती है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ सांस लेने में तकलीफ आती है। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में देश हो गए जहाँ सांस लेने में तकलीफ आती है। वहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र को लोग खरीदने लगे हैं कि भाई कमरा भी गर्म रखेगा सर्दियों में। सर्दियों में कमरा क्या होता है? पूरी तरह चारों तरफ से बंद है और आप खिड़की खोलना चाहते ही नहीं है 12 बजे तक भी। तो इसका मतलब अंदर तो ऑक्सीजन लेवल में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आप चाहते हैं इसको पूरा एकदम से ढक दूं, हवा बिल्कुल ही नहीं आए क्योंकि ठंडी लग रही है। जबकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि साथ में ऑक्सीजन भी तो आ रही है। ऑक्सीजन तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कमरा लगातार बंद रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगी तो तकलीफ तो हमें आएगी। तो लोग कहते हैं कि तकलीफ नहीं, हम ऑक्सीजन वाले ले आते हैं, संयंत्र लगाने लगे। तो ऐसा भी हीटर आजकल आने लग गया। और वो हीटर, कुछ हीटर गैस से चलते हैं, कुछ ऑयल से चलते हैं। ऑयल या गैस की अंदर होती है जो संचरण करते अंदर घूमती है। इलेक्ट्रिकल तो लगाओगे लगाओगे, लेकिन उनसे भी वो क्या करता है? संचरण करती है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमारे पास पहले प्रायिकता, पहला काम तो इसने पूरा कर दिया ना भाई, कमरा गर्म हो गया। उष्मा को एक ही दिशा में ट्रांसफर करेगा। परावर्तक प्लेट लगी, क्रोमियम की परत चढ़ाकर उस परावर्तक सतह बना दी जाती है। बाहर क्या लगा दे? ग्रिल। ग्रिल इसलिए लगा दी कोई सीधा हाथ नहीं लगा दे, हमने बाहर लगा दी जाली। जाली गर्म होगी, थोड़ा सा हाथ लगेगा जल जाएगा, बट आदमी करंट तो नहीं आएगा। ज्यादा गर्म करना तो 2 रोड लगा दो, कम गर्म करना तो 1 रोड। तो नाइक्रोम की रोड कितनी होती है? 1 या 2। कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो कम गर्म करेगा, समांतर क्रम में क्या गर्म करेगा? ज्यादा। अब बताओ इसमें कोई तकलीफ है? मतलब और कोई चीज भी तो नहीं है क्या ये तकलीफ आएगी इसमें आपके? कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आइटम डालूंगा तब तकलीफ आएगी ना, आइटम डाल ही नहीं रहे, हम छोटे छोटे चीज डाल रहे हैं। अब देखो, 1 मिनट कहाँ चला गया ये? अब हमें पता चला कि भाई पानी गर्म करना है। हम इनोवेशन क्या, आवश्यकता आविष्कार की जननी, आप देखते जाना धीरे धीरे। हमें कहा पहले भगोने में पानी भरो, हीटर पर रखो, फिर उसको लाके बाल्टी में डालो। बड़ी माथा फोड़ी है। हम सीधे ही बाल्टी में लगा दे। इसी बेच में आने वाले थे, आई जाओ फिर। तो कहा बाल्टी में सीधी रोड लगा दो, गर्म हो जाए। तो हमने एमरसन रोड बना दी।
अब एमर्सन रोड बना दी, हमने कहा सीधा तार डालेंगे तो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं करेगा, करेगा। तो सीधा तो गर्म वाला तार कैसे डालूं? हमने कहा पाइप डालते हैं। और जो है ना नाइक्रोम है ना तार, वो इस पाइप के अंदर है, वो इस पाइप में क्या है, अंदर है। और पाइप के अंदर वो नाइक्रोम की तार है, वो गर्म होगा। वो गर्म होगा तो पाइप भी क्या होगा, गर्म होगा। पाइप गर्म होगा और बाहर पानी क्या, ठंडा। तो उसमें क्या जाएगी, उच्च से निम्न, पानी गर्म होगा। और जैसे जैसे ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करता जाएगा। बाय दी वे, ये हीटिंग एलिमेंट यहां से तार टूट गया, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप कैसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इस खोखली पाइप के अंदर तो कैसे जोड़ेंगे? हम कहेंगे इसके आगे कुछ भी गड़बड़ हो गया ना, ये मरम्मत योग्य नहीं है। हम केवल टर्मिनल बदल सकते हैं, तार टूट गए तो दूसरा लगा देंगे। हम केवल और केवल क्या बदल सकते हैं, टर्मिनल। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बदल सकते। और आजकल तो ऐसा आने लगे टर्मिनल भी नहीं बदले जा रहे हैं, वो क्या एपॉक्सी से फिट कर देते हैं। वो स्क्रू कसते नहीं है, वो एपॉक्सी से है ना, नीचे एक स्क्रू कस के ऊपर एपॉक्सी लगा देते हैं पूरा, हमें पता ही नहीं चलता स्क्रू है किधर। अब इसको खोलेंगे तो टूटेगा, फिर इसका तो कोई जॉइंट आएगा नहीं। तो वो ये कहते हैं, वो सिंपल भाषा में समझाते हैं, ये खराब हुआ है तो दूसरी खरीदो तुम। यही तो मामला है, आप देख लेना। क्योंकि इधर से नीचे वाला तो मरम्मत योग्य वैसे भी नहीं है। चलो, अब हमारे पास ये आ गए केवल टर्मिनल में लीड मरम्मत योग्य, इसके अलावा कोई मरम्मत योग्य नहीं है। इसमें अधिक वाट क्षमता के लिए कुंडली के चक्कर क्या होते हैं, ज्यादा और ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, एमर्सन रोड है 7.5 सेंटीमीटर, ये पानी के क्या रहना चाहिए, बाहर। क्योंकि पानी यदि यहां तक आ गए तो नमी के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो कुछ दूरी तो बनानी पड़ेगी कि नहीं बनेगी। तो कितना, 7.5 सेंटीमीटर कह दो या 75 mm कह दो, इतनी आपको दूरी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, अंदर और बाहर क्या होती है, MnO2 की। वो हमारे पास क्या होगा, कुचालक होगा। कौन सी परत होगी, कुचालक। कैसे, मैं आपको एक बताऊं, आप नई रोड लेके आए, आपने लगा दिया उसके अंदर पानी गर्म वाले में, स्विच चालू है, आपने हाथ डाल के चेक किया गर्म है कि नहीं, आपको पता चला हाँ भाई गर्म हो रहा है पानी, आपने हाथ बाहर निकाले, आपके कहीं झटका नहीं आया। एक आध साल बाद वही रोड उसी पानी की बाल्टी में है, आप भी वही है, हाथ डालोगे उससे पहले आप क्या करोगे, स्विच बंद करोगे। और स्विच बंद करने में भी करंट तब रुकेगा जब जिस इलेक्ट्रिशियन ने फेज में स्विच लगाया हो। यदि उसने स्विच न्यूट्रल में लगा दिया है तो किसी नॉर्मल आदमी को क्या पता चलना होगा, बंद चालू बंद चालू, न्यूट्रल से भी तो होगा ही। स्विच यदि फेज में लगाया है तब आप हाथ डालो, करंट नहीं आएगा। स्विच बंद करने के बाद में भी हाथ डालते हो करंट आता, तो आप कहना ये पहले तो स्विच उल्टा लगाया। ठीक है, फिर मेरा सवाल तो वही नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में आपने हाथ डाला, करंट क्यों आया, जबकि पहले तो नहीं आया था। नई नई लाने पर तो नहीं आता। तो आप कहेंगे कुचालक परत हट गई। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि अपने ऐसे नई नई केबल लाते हैं तब तो हम बड़ी सावधान रखते हैं, 5-10 दिन 15 दिन। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा मामला है कि हमें नहाना है, पानी गर्म करने के लिए लगा दिया, और हम आए भागते भागते, यार लेट हो रहा हूँ, कोचिंग कोचिंग तो आप लेट होते भी नहीं है, बाद में आ जाते हैं, मतलब जहाँ भी जाना कि लेट हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप तुरंत स्विच बंद करेंगे, रोड को निकाल देंगे। अब वो रोड गर्म हो रही, धीरे धीरे सूख रही है, तो ऐसे करने पर हल्की हल्की वायु की सफेद परत जमती है, जमती है नहीं, वो ऑक्सीकरण की क्रिया है, और इसके कारण वो चूर्ण हट जाता है। और वो चूर्ण हटेगा तो क्या आएगा, विद्युत का झटका। तो विद्युत का झटका इस कारण आता है। ठीक है, और एक कई बार हम गर्म लगाना लगा दिए, बाद में भूल गए, वो पूरा पानी उड़ गया, रोड काली पड़ी सीधी, ऐसे होती है ना। तो ये भी उसके बाद में भी तो झटका ही आएगा, गर्म भले ही कर दो लेकिन आएगा तो झटका ना। तो कारण पता चल गया। इसके अलावा इसमें कोई डाउट है? समस्या मैंने बता दी, समाधान ही मैंने बता दिया कि आप आराम से बंद करो, बंद करने के बाद में पानी में 1 आध मिनट रहने दो ताकि उसमें ट्रांसफर हो जाए, फिर आप उसको बाहर निकालो। दूसरा, उष्मा का संचरण क्या होता है, गर्म ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा पानी ठंडा कहता होता है नीचे की तरफ। इसलिए जब पानी डाली हुई रोड होती है ना, तो बड़ी बाल्टी में आपने रोड डाली है तो वो पानी ऊपर ऊपर ही गर्म हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है।
पहला लॉजिक तो ये ध्यान रखें, क्योंकि गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। तो रोड का आकार बाल्टी के अनुसार ही होना चाहिए, नीचे टच कर जाए या टच करने से थोड़ी दूरी हो, ज्यादा दूरी नहीं हो। अपन क्या करते हैं, रबड़ वाली बाल्टी लेते हैं, बड़ी वाली। गांव में सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, क्योंकि वो बाल्टी अपने घर में होती है, ऑयल के लिए लाते हैं। हाँ, तो वो लेके आते हैं। और यदि पेंट करते हैं, कलर करते हैं तो लाते हैं, ऑयल होता है तो लाते हैं, ऑयल की बाल्टी आती है, कलर की बाल्टी आती है, हम उसी को तो बाल्टी बनाते हैं। तो उसी और वो बाल्टियां क्या है, आकार में बड़ी बड़ी। अच्छा, बड़ी वाली बाल्टी देखो कि आप एक अक्सर बात चीज नोट करना, गांव में जनरली मान लो आपके घर में, घर बड़ा है और आप कलर करा रहे हो, आपको 4-5 बाल्टियां लग रही है, तो आपका अच्छा जानकर अच्छा पड़ोसी कहेगा, कहते एक बाल्टी तो मैं लेके जाऊंगा। वो पहले बुक करा के चला जाता है। तो आपके एक दो बाल्टियां लग रही है तो आप कहोगे ये तो मैं दूंगा नहीं, इतने तो मुझे ही चाहिए। ज्यादा लग रही है तो वो कहेगा कि एक तो मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसा अक्सर होता है। ठीक है। तो उसमें इसका माप का भी ध्यान रखना चाहिए। हम देखते जाएंगे, हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे भाई। थर्मोस्टेट, इसकी जरूरत हमें पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्या हुआ? दोनों तरफ, लेकिन अंदर वाली तो चूर्ण के रूप में होता है, परत तो मेन बाहर ही होती है, अंदर तो चूर्ण है। अंदर तो क्या है कि इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है कि ऊष्मा का संचरण हो जाए तेजी से, उसका उद्देश्य वो होता है। थर्मोस्टेट, बताओ, तापमान का नियंत्रण करना। क्यों नियंत्रण करना? कि कपड़ा का प्रेस कर रहे हैं और हमने स्विच बंद करना भूल गए, धीरे धीरे सीधा पता चला ये चिपक गया, ऐसा होता ना। तो थर्मोस्टेट लगा दिया कि भाई ये 180 डिग्री से ज्यादा गर्म होगा ही नहीं। अब वो प्रेस करेगा तो 180 डिग्री पे तो जलेगा नहीं, तो कोई खतरा है नहीं, वो वहीं रख के भी चला जाएगा, वापस आएगा तब तक भी जलेगा नहीं। तो इसलिए थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण करने के लिए काम लेता है। हमने कहा एक तो हम नियंत्रण करें, हमें पता नहीं चले, हमें तो धुआं निकलेगा तब पता चलेगा गर्म हुई है। कैसे पता चलेगा बताओ? धुआं से ही पता चलना है। तो अब कहते हैं थर्मोस्टेट लगा दो जो ताप नियंत्रण करने वाली है। ताप नियंत्रण सब जगह चाहिए आपको, प्रेस में भी चाहिए, आपको गीजर में भी चाहिए, और आपको सब तरह के एलिमेंट, आजकल हीटर में भी चाहिए होता है। हीटर भी नई टेक्नोलॉजी के, उसमें भी हो गया कि कमरे का तापमान कितना डिग्री तक ही रखना है, तो उस हिसाब से भी हो गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में द्विधात्विक पत्तियां, दो पत्तियां हैं, ये चिपकी हुई है, तो धारा का प्रवाह हो रहा है, गर्म हो रही है, और आपने उसको इस स्क्रू को एडजस्ट कर दिया आगे या पीछे, और पीछे ज्यादा खिसका दोगे इसमें तो ये क्या है कि कम ताप पर भी छोड़ देगी, और इस स्क्रू को पास में खिसका दोगे तो ज्यादा ताप पर छोड़ेगी। अब क्या है कि जैसे जैसे गर्म हुआ तो एक पत्ती है वो मुड़ने लगी, ऐसे मुड़ती गई मुड़ती गई मुड़ती गई, और वो ऐसे मुड़ गई तो कनेक्शन कट गया कि नहीं कट गया? जैसे ठंडी हुई वापस क्या हो जाएगी, सीधी सीधी होगी तो वापस जुड़ गई, तो वापस क्या हो जाएगी, ऑन। और इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। आप कहेंगे दो पत्तियां क्यों काम में ली? द्विधात्विक, एक ही धातु काम लेते हैं। मैं कहा एक ही धातु काम लेता है, ये मुड़ती तो ये भी मुड़ती, ये मुड़ती थी तो जुड़ी हुई रहती, टूटती नहीं। तो मैं इसलिए ले रहा हूं कि एक मुड़े एक सीधी रहे, इसलिए दो अलग अलग धातु काम ले रहा हूं, दोनों का रेख के प्रसार का गुणा क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो द्विधात्विक पत्तियां लेते हैं बाई मेटलिक, क्योंकि हमारे पास इसमें ठोसों में उष्मा का प्रसार होता है, तो रेख के प्रसार गुणा क्या होना चाहिए, अलग अलग, इसलिए दो धातु काम में लेनी चाहिए। ये कौन सी नियंत्रण युक्ति है? ताप नियंत्रक युक्ति, और इतना ही है और कुछ नहीं। आप इस स्क्रू को जितना पास कर सकोगे उतना ही कनेक्शन मुश्किल से कटेगा, और ज्यादा दूर रखोगे, दूरी ज्यादा रखोगे तो कनेक्शन क्या होगा, आराम से कट जाएगा। तो ये होता है तापमान को नियंत्रण करना, कि इस स्क्रू को आगे या पीछे हुआ उसी हिसाब से आपको राउंड दिया जाता है। आप ऐसे घुमाते ना, इस स्क्रू की जगह चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके। अगला हमारे पास क्या है, विद्युत प्रेस, बहुत जरूरी टॉपिक। इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको नीचे क्या चाहिए, माइल्ड स्टील का बना हुआ ठोस परत। किसकी बनी है? माइल्ड स्टील। पूछे लेप करना तो आप कहना निकल का लेप कर दो, पॉलिश युक्त होना चाहिए। बना दी नीचे वाली सोल प्लेट। आपका उद्देश्य इस प्लेट को गर्म करो,
प्लेट गर्म होगी तो कपड़ों के ऊपर घुमाएंगे, कपड़ों की सिलवटें निकालनी है। और प्रेस का काम क्या है? तो प्लेट तो गर्म हुई, कब होगी गर्म? जब हीटिंग एलिमेंट लगोगे। तो आप उसके ऊपर लगाओ हीटिंग एलिमेंट। मैं कहूंगा यार सीधा तो मैं रोड लगा नहीं सकता, सीधा मैं तार डालूंगा नहीं, नहीं तो इस धातु में क्या आएगा? विद्युत का झटका आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, नीचे तो लिया अब्रक, नीचे तो क्या लिया मैंने? अब्रक। और ऊपर भी क्या लिया? अब्रक। और अब्रक दोनों तरफ ले लिया। तो अब्रक क्या होता है? उष्मा का तो चालक होता है और विद्युत का कुचालक। वो कहेगा उष्मा तो मैं नीचे और ऊपर जाने दूंगा, विद्युत का झटका आने नहीं दूंगा। हमने कहा ये बात ठीक हो गई काम। इसके अंदर जो है ना, एक हम लेते हैं कुचालक पदार्थ, एक और, या तो अब्रक ले लो या कोई और ले लो। इसके ऊपर अपन तार नहीं लपेटते हैं, यहां पर होती स्ट्रिप। क्या होती है? और होती किसके? नाइक्रोम की। स्ट्रिप का मतलब है पट्टी का। तो नाइक्रोम की पतली पट्टी बनी होती है, वो पट्टी को लपेटते हैं। पट्टी तो होती है, आपने कभी देखा नहीं? देखा खोल के? नहीं देखा तो क्या है कि घर वालों ने तुमसे कभी ढंग से प्रेस करवाई नहीं है। आजकल तो ऐसे पता इसलिए नहीं चलता है कि एक तो आ गई थोड़ी ढंग की प्रेस है और ताप नियंत्रण युक्तियां लगी हुई है, इसलिए उसका जो पत्ता है ना वो चेंज करने की खास जरूरत पड़ती नहीं है। पहले क्या होता था कि ये अपने ऊपर डिपेंड है बंद करना, और हम भूलते थे, इसलिए वो जल जाता था। तो फिर उसको क्या करना पड़ता? चेंज। 10 रुपए में एक पत्ता आता था, हम दूसरा लाते थे, ला के उसको डाल देते थे। और डालना बड़ा आसान होता था। उसमें 2 पट्टी का निकली होती थी और स्क्रू कसना होता था, कसा मामला खत्म। तो वो जो देखा उसको ठीक है, समझ में आ ही जाता है। तो ये होती है दोनों अब्रक के बीच में एक कुचालक ऊपर पट्टी का लपेटी होती है, दोनों तरफ क्या हो दिया? अब्रक। ठीक है। लेकिन अब आपको याद आया यार, घर में उष्मा तो नीचे की तरफ भेजना ना, ऊपर थोड़ी ना भेजनी उष्मा, हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों भेजे उष्मा ऊपर? क्या नहीं भेजनी है? तो इसके ऊपर लगाओ एस्बेस्टस। क्या लगा दो? एस्बेस्टस को कहते हैं उष्मा रोधी या अग्नि रोधी। ऊपर लगा दी। अब वो उष्मा को ऊपर जाने नहीं दे रहा। अब सारी उष्मा कहाँ आ रही है? नीचे। हमने कहा यही चाहिए था हमें, उसमें सारी कहाँ है? नीचे। प्रेस में तो यही होना चाहिए, सोल प्लेट पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो वो किसकी सहायता से भाई ऊपर जाने रुकी? एस्बेस्टस की सहायता से। एस्बेस्टस क्या? उष्मा रोधी है। जबकि पहले तो हमारे पास क्या था? ये था अब्रक। ये तो कह रहा है भाई ये तो उष्मा का चालक है। उसके ऊपर लगा दिया हमने प्रेशर प्लेट, फिर हमने लगा दिया स्क्रू कस दिया, अब मजबूती से जुड़ गया। अब ऊपर लगा दिया हमने खोल, ढक्कन, जो बॉडी, और उसके ऊपर लगा दिया हैंडल। हैंडल बेकेलाइट का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। बॉडी सामान्यतः पतली धात्विक होती है, या फिर उष्मा को सहन करने योग्य पदार्थ होता है। क्योंकि सोल प्लेट के टच करेगी कि नहीं करेगी? बॉडी वाला भाग है। और प्लेट गर्म होगी कि नहीं होगी? तो तापमान को सहन करने वाली होनी चाहिए बॉडी। ये बड़ा मामला है, और तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अब है कि तापमान को कम ज्यादा करना, तो क्या लगाओगे इसमें? थर्मोस्टेट लगा दो। आजकल तो जेट प्रेस भी आने लग गई। उसमें होता है कि आपके पानी वाला टैंक, सबसे पहले जब डाला तो पानी का एक टैंक बनाया था, एक ऊपर दिया बटन, जैसे बटन दबाओगे फुहारा आगे जाएगा। पहले ऐसा आता था, फुहारा जाता था आगे। आजकल ऐसे नहीं, आजकल बटन दबाओगे फुहारा वहीं आएगा नीचे से निकला, बीच में सोल प्लेट के अंदर है। हाँ, तो वहां से पानी आएगा और आप आराम से प्रेस करते जाओ। तो आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो गया। इसका कार्य होता है कड़प लगाने में, सलवटें निकालने होने और उसको टाइट करना होता है, कड़प लगानी होती है। तो जनरली जो चौड़े पजामे पहनते हैं वो कहते हैं नहीं इसके चौड़े के कड़प लगाओ। धोती पहनने वाले जो शादी ब्याह में जाते हैं तो धोती के भी कड़प लगाते हैं, साफे के भी लगाते हैं, उनके कड़प की आवश्यकता पड़ती है। अपने कपड़ों में तो ऐसा कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं कड़प की। और अपने को तो ऐसे पड़ती है कि आप यदि पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल में, जैसे मान लो मैं पढ़ा हूँ, मैं मेरा बताऊं, तो उसमें क्या है कि प्रेस करते थे 2-1 महीने बाद, महीने 2 महीने बाद शर्ट का नंबर आता था, घर वाला ऐसे करके प्रेस करते थे।
हाँ 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कुछ भी कुछ नया हो, तब हम 2-1 महीने से पहले करते नहीं थे। 2-1 महीने पहले हम कहते, अभी तो ना एक आधी आंटी आई है पीछे, वो सलवट गोल गोल होने लग जाता ना, तो फिर उसकी क्या सलूटें बहुत ज्यादा हो जाती है और काफी लंबे टाइम से टाइट हो जाती। फिर हम उसमें छिड़कते थे पहले पानी, फिर हम करते थे, तब जाके उसकी सलूटें निकलती थी। तो उसे हम कहते हैं कड़प देना, और उसी लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पानी का। ठीक है, हो गया भाई। अगला है विद्युत केंतली। इसमें भी देखो कि मैं आपको जितने बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, हीटिंग एलिमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब विद्युत केंद्र की जरूरत क्यों पड़ी, कि यार पानी गर्म करना है, अब इसके लिए पानी गर्म करना है, मैं बाल्टी क्यों गर्म करूं, मैं भगोने में डालूं और इतना माथा पड़ी क्यों करूं, मुझे ऐसे दो जग में चाहिए ना पानी, जग दो, उसके अंदर ही हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ दे दो, पानी डाला, पानी गर्म हुआ, बात खत्म। तो सबसे पहले शुरुआत में जो आए ना ये जग, ये तो बाहर से तो जग थे, अंदर उन्होंने लगाया था एमरसन रोड, छोटी वाली एमरसन रोड आती है नहीं, अभी भी बाहर मार्केट में 45-50-100 रुपए में आती है वो छोटी वाली, वो इसको 2 छेद करके और उसको वापस बंद कर दिया, और वो एमरसन रोड लगी हुई थी अंदर, खुली रोड ऐसे, शुरुआत में ऐसे क्या थी, इसमें खुली रोड थी। अब ये क्या हो गया भाई, नीचे गर्म होगी, गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, आप अलग बर्तन में डाल दो। तो उनका काम था, वो काम से हो रहा था, और नीचे गर्म हो रहे तो ऊपर तक तो गर्म हो गए, क्योंकि गर्म हवा तो वैसे ऊपर जा रही है। लेकिन हम तो हम है, हम कहते जब पानी गर्म कर रहा है तो दूध भी करेगा, तो हमने दूध गर्म किया, तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भाग चिपकने लगा, चिपकेगा ना भाई दूध गर्म करोगे, हमने कहा जब दूध गर्म होगा तो चाय भी बनेगी, हमने बनाई चाय, यहां तक भी फिर भी सहन करने योग्य था। फिर हम रहते थे हॉस्टल में, हमने कहा जब चाय गर्म हो रही तो मैगी भी बनेगी, पानी तो डालना है, मैगी तो ऊपर डालनी है। तो उसमें क्या है, वापस इसको धोने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैगी के वो कुछ मसाला वसाला अंदर फंस जाता था, तो उसके चिपक जाता चारों ओर, फिर वो गर्म होगा तो पहले वो गर्म होगा तो वो काला पड़ने लग जाता था। हमने कहा ये मामले धोने में इसमें तकलीफ आ रही है, तो इसलिए कंपनी को ही लगा ये तकलीफ आ रही है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ये बढ़ने लगी, ये दिखना नहीं चाहिए, इसके ऊपर परत लगाओ। तो कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट ऐसे लगाते हैं कि नीचे आपको हीटिंग एलिमेंट दिखे ही नहीं, और इधर तो क्या पूरा जग ही दिखे बाहर तो, और हीटिंग एलिमेंट यहाँ लगा देते हैं कोयल अंदर, ठीक है, जो छुपी हुई है लगा दी, नीचे लगा दो एस्बेस्टस, क्यों लगाया, कि टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल तो गर्म होगी नहीं, क्योंकि एस्बेस्टस ने तो उष्मा रोक दी, नीचे आएगी नहीं, सारी उष्मा कहां जाएगी, ऊपर। अब वो कहेगा चाय भी बनेगी, पानी भी गर्म होगा, मैगी भी बनेगी, और इसमें कुछ बचने वाला मामला भी नहीं है, यही विद्युत केंद्र लिए। तो हम यही काम करते हैं, और ये भी मरम्मत योग्य नहीं होती है, क्योंकि नीचे वाला स्ट्रक्चर तो वही है, तो वो कहता है कि गारंटी में बदल देता है वो पूरी, वो कहता है ये छोड़ ये दूसरी ले जा, बात खत्म करो। तो ये है। इसमें और कोई सवाल है आपका। ताप नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है, और आउटलेट का सॉकेट होता है, हैंडल होता है, ढक्कन होता है, ऊपर तो जग ही तो है। अब उस जग में कितने श्रृंगार करो ना, क्या ही फर्क है, जग में श्रृंगार ही है कि ऐसा एक मुंह बना दिया ताकि आराम से निकले चाय दूध पानी, ठीक है, ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब जग के श्रृंगार है, तो कैसे कैसे आपको हैंडल चाहिए, तो ये है मेन उद्देश्य, तो समझ में आगे सवाल कैसे बनेगा। चलो ये हो गया। अगला हमारे पास गीजर। हमने कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा है, केंतली में पानी गर्म हो सकता है, तो फिर बाल्टी कोई ऊपर लगा दो, यही मामला। गीजर क्या, एमरसन रोड हमने इसलिए लगाया कि भाई जेचकी में पानी डालें, और उसके बाद उसको हीटर पे रखें, फिर वहां से निकाल के बाल्टी में डालें, तो इतना माथा फोड़ी नहीं करें, इससे अच्छा बाल्टी में सीधे एमरसन रोड डाल दें। हमने कहा ये भी लफड़ा है, पहले बाल्टी में पानी डालो, फिर रोड लगाओ, फिर रोड निकालो, फिर बाल्टी को बाथरूम में ले जाओ। आप तो ऐसा करो कि सीधा 20 चालू करें, गर्म पानी आए, इसीलिए तो बनाया। धीरे धीरे आविष्कार हुआ कि हमें जरूरत पड़ी, हमने कहा कि एक बाल्टी लो दीवार में लगा दो, लेकिन बाल्टी थोड़ी ढंग से लेते हैं। पहली बार तो उन्होंने, पहली बार तो ऐसा नहीं लिया होगा, पहली बार तो उन्होंने बाल्टी ली होगी, ऐसी गोलाकार बाल्टी बनाई, सीधा नट वट कस दिए होंगे, और एमरसन रोड लगा दी होगी, और नीचे 20 लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है गर्म पानी तो आ रहा है, आई गई गर्म पानी हो रहा तो आई गई, उसमें क्या तकलीफ थोड़ी ना आएगी, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। कहा नहीं, ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है,
इसलिए अपन को थोड़ा सा ढंग से इसमें काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि केवल बाल्टी सिंपल मत बनाओ, ये बेलनाकार जो बर्तन बना रहे हो इसके अंदर वाली प्लेट तो बना लो हमारे पास तांबे की, ठीक है, और बाहर वाली क्या बना लो स्टील की, बीच में क्या भर दो ग्लास वुल। ग्लास वुल उष्मा का कुचालक है, अंदर की उष्मा बाहर नहीं, बाहर की उष्मा अंदर नहीं, अंदर का अंदर हो बाहर का बाहर हो। पानी एक बार गर्म हो गया तो जब तक आप निकालोगे नहीं गर्म रहना चाहिए लंबे समय तक, इसलिए क्या भर दिया ग्लास में, इसके अंदर डाल दी एमर्सन रोड, ठीक है, ये भर दिया। और अब उन्होंने कहा गर्म हुआ, एमर्सन रोड है तो गर्म तो हो गई, 20 चालू की पानी आ गया, हमने कहा ठीक मामला है, सही बात समझ में आ गई, इनको भी समझ में आ गई हमें भी समझ में आ गई। हमने कहा भाई ज्यादा गर्म हो गया तो कहा नहीं ज्यादा गर्म नहीं होगा। कैसे? क्या ये तापमान 32 डिग्री से 88 डिग्री तक ही काम करेगा, थर्मोस्टेट लगा दिया, कम से कम गर्म करेगा, तापमान कितना है 32 और ज्यादा से ज्यादा कितना है 88। 88 क्यों रखा? क्योंकि 100 डिग्री पे तो भाप बनेगा ना, भाप बनेगा तो ये उबलेगा, उबलेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उष्मा को रिलीज करना पड़ेगा, दाब को रिलीज करना पड़ेगा। इतने तकलीफ क्यों ले, 88 डिग्री बहुत है, तो 32 से 88 डिग्री रख लिया थर्मोस्टेट के द्वारा, ठीक है। कहा यदि मान लो थर्मोस्टेट खराब हो गया तो, हमने कहा तो ऐसा है थोड़ी हमने जगह ज्यादा छोड़ी ऊपर, तो गीजर बनाए तो ऊपर थोड़ी जगह खाली रहनी चाहिए, जिससे क्या हुआ कि वो जो दाब बढ़े हैं तो दाब को फैलने की जगह मिल जाए, पानी का आयतन बढ़े तो फैलने की जगह मिल जाए। हमने कहा हमने थोड़ी जगह छोड़ी है, इसलिए आप कुकर में चावल भी बनाओगे तो वो कहेगा पूरा भरना मत, एक तो चावल फूलेंगे, एक पानी भी तो उबलेगा, तो पूरा भरना मत, पूरा भरोगे तो ढंग से पकेगा नहीं, सीटियां पहले बजाने लग जाएगा, सीटी तो दाब पर बताएगा वो, सीटी वो किसके हिसाब से बताता है, दाब के हिसाब से, तो कहा इसलिए पूरा भरना मत ऐसे कहते हैं ना, तो इसमें भी हमने ऊपर जगह छोड़ दी। हमने कहा ऊपर वाली जगह में आयतन बढ़ गया और ऊपर वाली जगह भी भर गई तो, कहा भाई तो ऐसा है ये फूटेगा, ज्यादा दाब होगा क्या होगा फूटेगा, अब फूटने से बचाना है तो प्रेशर रिलीज वाल्व लगाओ, जैसे कुकर में लगाया हुआ है, तो प्रेशर रिलीज क्या लगाना पड़ेगा वाल्व, इसे एक्सपेंशन वाल्व कह दो या प्रेशर रिलीज वाल्व कह दो, वो लगा दो, हमने वो लगा दिया। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तीसरी सिक्योरिटी हमारी है कि नहीं है, क्योंकि यदि ये गर्म होगा फूटेगा तो बाथरूम में कोई नाराज हो जाएगा सीधा, ब्लास्ट बड़ा होगा ना भाई, कुकर फूटता तो ब्लास्ट बड़ा होता है, ये मामला तो समझ में आ गई। तो गीजर लगाना, अब आपको क्या सवाल पूछेगा, गीजर को कैसे लगे, ऊर्ध्वाधर के हॉरिजॉन्टल, तो आप कहना ऊर्ध्वाधर, परीक्षा का सवाल है इसलिए बताना पड़ता है, लेकिन आजकल मार्केट में हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं गीजर। हॉरिजॉन्टल मतलब वो ये देखते हैं कि अच्छा बाथरूम ऊपर जगह कितनी है, जगह ज्यादा है तो वर्टिकल लगा देते हैं, जगह कम है तो क्या लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ ही आ रहे हैं, दोनों तरह के आ रहे हैं, टैंक दोनों तरह के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन परीक्षा उत्तर आए तो कैसे लगाना पड़ेगा वर्टिकल, ठीक है ओके। और तो इसमें कुछ लगा हुआ ऐसा है नहीं, तो पानी तो तुम्हारा गर्म हो गया, गर्म पानी हो गया, गर्म पानी मैंने रख दिया, सिक्योरिटी मैंने आपको दे दी और तापमान नियंत्रण भी मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा और आप इसमें क्या चाहोगे, अब नाना ही पड़ेगा ना, अब कुछ नहीं चाहना, नाना ही पड़ेगा भाई। जो भी है मतलब आप किसी भी चीज को इनको पढ़ो ना, उपकरण को ऐसे पढ़ो बेसिक नीड क्या है, नीड पूरी हो रही तो सवाल पूरे हो रहे, नीड तो पूरी होनी चाहिए ना अपनी, जरूरत क्या है बनाए क्यों है, और अभी तक हम उसी नाइक्रोम को लेके घूम रहे हैं। हमने कहा इससे क्या क्या बना सकते हैं, अगला वॉशिंग मशीन, अब नाइक्रोम का पीछा छोड़ दिया हमने, आगे वापस लेंगे नाइक्रोम। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का आप सिंपल समझो पहले, सिंपल पहली बात है कि आइडिया कैसे आया कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोएगा, कोई मशीन होगी वो कपड़ा धोएगी, आइडिया कैसे आया, क्योंकि पहले कपड़े धोने के लिए आप फट्टी से कपड़े को पीटते थे, तो शुरुआत में जो वॉशिंग मशीन बनी थी वो ऐसा बनाया था जो उसमें फट्टी से पीटने वाला बनाया था, लेकिन वो फट्टी एक बार जाती है दूसरी बार आती तो उसमें एक चक्कर में 3-4 ही होते थे, तो क्या फट्टी से ढंग से पीटे नहीं जा रहे,
तो कहा कि ये चारों तरफ से पीटे जाने चाहिए, तो इसलिए एक धीरे धीरे करके इन्वेंशन होता हुआ आया कि इसको एक टब में डालो और इसको मशीन से गोल गोल घुमाओ, तो ये दीवारों से टकराएगा, टकराएगा ना, और दीवारों से टकराएगा तो ये पीटने वाले काम हो गया, इससे इसमें जो मेल है वो बाहर निकल जाएगा। इसी इनोवेशन के साथ हमारे वॉशिंग मशीन की शुरुआत हुई। तो वॉशिंग मशीन में हमारा काम था कि जो टबलर होता है, अंदर वाला भाग, जो बड़ा टैंक है उसके अंदर आपने कपड़ा डाला, वो टबलर है, टबलर घूमना चाहिए। शुरुआत में टबलर ऊपर लगाते थे क्योंकि लीकेज हो जाता था, नीचे पानी निकलता था, लगाया था तो क्या बैठेगा नहीं मामला, ऊपर लगाते टबलर, कपड़ा डाला, बीच में जगह करके टबलर डाला, अब ऊपर से कहता अब तू घूम, तो घुमाएगा तो कपड़ों को साथ साथ क्या करेगा, घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा वैसे घुमाएगा। हमने कहा घुमाएगा तो ठीक ही है। फिर कहा कि देखो इसमें भी तकलीफ है, आपको टबलर को पकड़ कर ऊपर डालना पड़ता है, टबलर नीचे करो कपड़े ऊपर से डाल दे, तो ये धीरे धीरे होके आया। अब हमारे पास जो है नीचे टबलर लगा हुआ है, वही टैंक बन गया, लीकेज उसमें हो नहीं रहा, और वो घूम रहा है, और वो घूम रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुलने की ये टेक्नोलॉजी है। कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े के धुलने में शुरुआत में तो ये हो गया सिंपल। अब ये जो मशीन कहलाई अर्ध स्वचालित कहलाती है। अर्ध स्वचालित मैनुअल तो कहलाएगी नहीं, मैनुअल तो ऐसे कहलाती है कि तू रोटर को तू घुमा रहा है क्या, मैं तो नहीं घुमा रहा, बिजली से घूम रहा तो है तो स्वचालित में, या खुद घूम रहा है ना, तो ये अर्ध स्वचालित है। अर्ध स्वचालित कैसे है कि आपको उसको बताना पड़ रहा है कपड़ा मैंने डाला है, नियॉन का है कि सूती का है, कौन सा कपड़ा है, नाइलॉन का कौन सा है, मतलब नाइलॉन का है, सूती का है, उन्नी है, कौन सा है, उसी हिसाब से आप स्पीड तय करोगे। वो स्पीड मीटर होता है ना, कितना तेजी से घुमाना है, तो पहले स्पीड फाइनल कर लो कि ठीक है। कपड़ा कितना डाला है उस हिसाब से पानी का लेवल भी आपको तय करना है, क्या ठीक है, ये भी हमने तय कर लिया। और कितना मेला है ये भी तो आप ही को पता है, तो कितना मिनट घुमाना है, 10 मिनट 15 मिनट, ये भी आप ही को तय करना है। जब सब कुछ आपने ये तय करके ऑन कर दिया, तो अब बताओ ये अर्ध स्वचालित हुआ नहीं हुआ, फिर वो घूमने लगा, तो आधा तो इनपुट आपने ही तो दिया है, इसलिए वो क्या कहलाया, अर्ध स्वचालित। सर्फ कितना डालना हो तुम्हें खुद को डालना है, फिर वो घूमने लगा, तो इसे हमने क्या कहा, अर्ध स्वचालित। यही सब कुछ होता है कि नहीं होता उसमें, ठीक है। अब आता है कि भाई ये घूमने लगा तो कपड़ा तो धुलेगा ही, मेल निकल जाएगा, ये ठीक है। मेल निकल गए, मेल वॉशिंग मशीन, पानी तो बच गया ना, मेला तो पानी अंदर रह गया। अब इसको पानी को बाहर निकालने के दो तरीके हैं, एक है वाटर पंप, एक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो ये कहता है कि नीचे वाला नल को चालू कर दो पानी निकल जाएगा, भाई नीचे तो निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, नीचे खींच, तो नीचे तो निकलेगा, तो आप उस बटन को चालू कर दो, नीचे वाला ड्रेन खुल जाएगा, ड्रेन वाल्व से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। ये तो है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन आप हैं अंडरग्राउंड में, पाइप है, ऊपर निकालना पानी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वाटर पंप। तो एक पानी उठाने वाली मोटर लगानी पड़ेगी, कूलर में नहीं लगाते हैं, वो इस पानी को उठाएगा और वो क्या पानी डालेगा, ऊपर भेजेगा, तो वो है वाटर पंप। दोनों प्रकार के, वाटर पंप में तो इलेक्ट्रिकल चलेगा, और गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, ड्रेन वाल्व को चालू किया पानी बाहर निकल गया। तो दो प्रकार से ये इसको खाली कर सकते हैं। हमने कहा ये टेढ़ा मेढ़ा घूमना क्या है, तो इसने कहा इसमें पुली बेल्ट का संबंध होगा, एक मोटर घूमेगी उसके साथ बेल्ट लगाएंगे तो दो तीन अलग अलग मोटरें घूमेगी। सबसे पहले तो हमारे पास एक कपड़ा धोना ही था, फिर हमने कहा जब धोना है तो सुखाना भी तो है ही। पहले हमने कहा कि कपड़े धुल जाए तो बहुत है, सूखा तो हम लेंगे। अभी भी देख लेना, ये है घर में ये कहते हैं कि अपने को है ना कपड़े धोने वाली मशीन लाए, धोने और सुखाने वाले दोनों लाएंगे, नहीं दोनों नहीं, अपने केवल धोने वाली ले आओ, सूखा तो मैं लूंगी, ठीक है ना। तो यही होता है। फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, सुखाने में भी जोर आता है, वो कहेगा कि दो वाली लो, धोने वाली सुखाने वाली। फिर आपको कपड़े धोने और कपड़े सुखाने में क्या टेक्नोलॉजी है कि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं है, कपड़े यहां से निकाल के दूसरे टब में डालने, ऊपर एक टबलर बना होता है, इसलिए इसे कहते हैं ट्विन टब। क्या कहते हैं, ट्विन टब। एक है वॉशर, एक है ड्रायर, एक ने धोया दूसरे ने सुखाया। तो सुखाओगे तो टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, हमारे पास जो ड्रायर है ना उसको हम इतनी तेजी से घुमाएंगे, इतनी तेजी से घुमाएंगे, सारा पानी निचोड़ के बाहर निकाल देंगे।
तो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, तो सारा पानी निकल जाता है बाहर, और पानी बाहर निकल जाता है तो नमी कम हो जाती है। फिर वो कहता अब इसको बाहर निकाल के आपको तनी पे डाल दो, थोड़ी धूप लगेगी तो नमी बाहर निकल जाएगी। लगभग तो सूख ही गया, क्योंकि बहुत तेज गति से घुमाने पर आधा से ज्यादा तो सूख ही जाता है वो। अब नमी नमी तो बचेगी। तो ये अब उसमें हीटर तो लगाया नहीं ना अभी तक, हीटर बिना तो नमी कैसे जाए। तो ये बड़ा मामला है। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इतने में पेट भरे नहीं। हम क्या ऐसा है कि कपड़ा डाला सीधा सूखे ही बाहर आए, माथा फोड़ी नहीं चाहिए। तो हमने एक बनाई स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन हमने कहा कि भाई 2 कपड़ा डाला, 4 कपड़ा डाला, 6 कपड़ा डाला, कितना कपड़ा कितना वजन ये तू ही निर्णय कर, मुझे नहीं पता। तो वही निर्णय करता है और वो कपड़ा लेता है, सर्फ अपना आप उस खांचे में से सर्फ डाला होता है वहां से सर्फ उठा लेता है और कपड़े को धो देता है। धो के फिर उसको घूमेगा, एक ही टब होगा, उसी टब से घूमेगा, सूखा भी देगा। सूखा भी दिया, कपड़ा धुल भी गया, कपड़ा सूख भी गया। आप नहीं, प्रेस तो अभी आई नहीं है। आपको एक आइडिया बताऊं, प्रेस हुआ भी आएगा। आपको पता नहीं है, लेकिन एक पता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं है। एक बात बताऊं आपको, आजकल आ गया है एक प्रेस और, जो है खूंटी में कपड़ा सीधा सीधा टांग दो, ऐसे करोगे ना वो प्रेस हो जाएगी। ये आ गई है, भरोसे मत रहना कि ऐसे ऐसे होगा, नहीं, ऐसे हो रहा है। तो आजकल वो 900 या 1000 रुपए में एक स्टैंड देते हैं कि कपड़ा इसके ऊपर डाल दो, फिर आपको है ना ऐसे ऐसे इसको बटन दबाओगे ना, गर्म हवा निकलेगी और कपड़े को प्रेस कर देगी। ये ले कपड़ा प्रेस, ऐसा आ गई है। तो जब ये आ गई तो उसमें क्यों नहीं लगेगी, उसमें भी लग जाएगी, है कि नहीं है। आई हुई है मशीन, ऐसे भरोसे मत रहना कि आएगी नहीं रे लगे सब चाहे। अरे बहुत दुनिया दुनिया कहती है कि देखो कि आजकल क्या है कि बहुत सारी दुनिया है ना, जगह कम पड़ रही है, बड़े शहरों में फ्लैट रह रहे हैं कि कपड़े में प्रेस करने की जगह नहीं है, किधर करें। अपन तो बेड पे कर लेते हैं, फिर वो हाईफाई लोग है कि बेड पर क्या करें। तो उन्होंने एक नया तरीका दे दिया, जो कंपनी वाले निकाल के, कि तुम तो टेंशन मत लो, खूंटी में टांग दो, टांग दिया, फिर इसको ऐसे घुमाओ, प्रेस हो जाएगी। हो जाती प्रेस है, सारे प्रेस हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, कॉलर वॉलर उनके तकलीफ होती नहीं है, जो एक खूंटी में टंगे हुए के प्रेस करता ना, उसके सलवटे वैसे भी होती नहीं है। तो उसके सामने वो क्रिटिकल कंडीशन ही नहीं है कि बहुत ज्यादा सलवटे हैं। क्यों है? आपको देखो, मैं एक आप बताऊं कहां पर मैंने देखा है, ये बता दो। क्रोमा सेंटर है ना, क्रोमा, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखते हैं, क्रोमा दुकान होते हैं, बड़े बड़े शोरूम, 2-2 3-3 मंजिल के हैं। जयपुर में 2-4 एक है, 3 या 4 ही है, ऐसा कुछ क्रोमा है। उनमें जाओ, उनको प्रेस चाहिए सीधी, खड़ी खड़ी भी करने वाले वो दिखा देंगे आपको, आपको समझा पूरा देंगे, समझ जाओ तो वापस आ जाना। जगह तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने देखा वहां। और जब आपको पसंद आए तो खरीद लेना, और पसंद आए, जेब मना कर रहे हैं तो दूसरी वाले लेना जो चाहिए, जिसमें जेब हाँ करे। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखने की कोई चीज के पैसे लगते हैं नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई भाई, टेक्नोलॉजी ये बढ़ गई है कि देखो दुनिया क्या कहती है, मैं बताऊं आपको। क्या यार देखो, समोसा तो समोसा होता है, बहुत शानदार स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या है कि उसमें तेल बहुत है। तेल हार्ट को करता है नुकसान, हार्ट अटैक आएगा या हार्ट का ब्लॉकेज हो जाएगा। इसलिए बाहर का समोसा खाने का मन नहीं करता, परंतु समोसा खाने का मन करता है। तो ऐसे वाले कंफ्यूजन वाले ना, तो कंपनियों ने कहा अच्छा इसको समोसा तो खाना ही है। उन्होंने कहा एक स्कीम निकाली, उसने कहा समोसा बनाओ तुम घर पे ही, तेल में तड़ो ही मत, क्योंकि तेल में तड़ोगे तो इतनी कड़ाई गर्म करोगे तेल को, फिर आप 4 समोसा घर के लिए निकालोगे, वो तेल तो खराब होगा। तेल बार बार गर्म किया हुआ काम में नहीं लेना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख एक कारण है, ये भी आप साइंस में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बनाओ समोसा, समोसा को ऊपर वाला लेयर बना लिया,
अंदर मसाला भर दिया, समोसा बना दिया, ऊपर आप तेल की हल्की सी परत लगा दो, हल्की सी परत लगा दी। अब एक उसमें रख दो एयर फ्रायर में, एयर फ्रायर आ गए, उसमें रख दो। वो आपका एयर फ्रायर में समोसा वैसा ही बन के आएगा जैसा आप बाहर से दुकान पे खाते हो। और आपने कहाँ खा लिया? घर पे। और आपने हार्ट भी बचा लिया, समोसा भी खा लिया। आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है, इसीलिए तो एयर फ्रायर बने हैं। अभी एयर फ्रायर मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, गांव वाले तो अभी नाम ही नहीं सुने हैं, शहर में बिक रहे हैं बराबर। गांव वाले कहते ये क्या अड़ंगा है, समोसा खाना बाहर ही खा ले, कौन सा हार्ट में गड़बड़ हो रहा है। वहां हम ये लाइन कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं बताओ? क्योंकि वहां पर गांव में हम घर में जो तेल काम लेते हैं घाणी का लेते हैं, और वो होता है शुद्ध। इसलिए हमारे कोलेस्ट्रॉल का लफड़ा ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का लफड़ा है शहर में। वो लाते हैं रिफाइंड, फिल्टर रिफाइंड वो लगाते हैं ना, तो वो तो देखो वो है केमिकल आता है उसमें, तो वो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल का कारण बनेगा। किस में मिलावट करते थे? हाँ, ये बार बार देखो, वो तो लिखे हैं रिफाइंड लिखा होता है, रिफाइंड का मतलब ही गड़बड़ है। हाँ, पाम ऑयल वगैरह सब डालेंगे, ये सब गड़बड़ है। इसलिए उन्हें एयर फ्रायर की जरूरत पड़ी। हम तो कभी कभार समोसा खाए हैं, हमारे कौन सी गड़बड़ करे, है कि नहीं? तो इसलिए गांव में किसी के गड़बड़ नहीं करती, शहर वालों के गड़बड़ करती है। क्या हुआ? क्या तुमने समोसा नहीं खाया? किसी ने नहीं खाया तो मुझे बताओ, हम खिला देंगे। निकालो 500 रुपए बाहर, हमने समोसा खिलाने की जिम्मेदारी ली है भाई। हम सबको खिलवा देंगे आपके साथ साथ। बैठे बैठे बातें लगा रहे हो। अब भाई एयर फ्रायर वाला आ गया, तो इस प्रकार एयर फ्रायर भी कार्य करता है, वो गर्म हवा प्रदान करता है, बहुत गर्म हवा। तेल ज्यादा लगता नहीं, इसलिए वो चिपकेगा तो है नहीं कहीं, और वो चीज पूरी पक जाएगी। चीज को पकना चाहिए ना, तो इस प्रकार के लिए उन्होंने एयर फ्रायर का काम में लेना शुरू कर दिया। तो ये हमने वॉशिंग मशीन का बता दिया। हम वॉशिंग मशीन में जाते जाते प्रेस में पता नहीं किधर चले गए। हाँ, इधर वापस आ जाते हैं। अब आया न्यूरोफजी लॉजिक। क्या आया? न्यूरोफजी लॉजिक। अब ये शब्द एक नया नाम है। ये होता है ना, हमने कहा ना कपड़ा स्वचालित मशीन में खुद ही धुलना चाहिए। वो कहेगा मैं कैसे सोचूंगा कपड़े कितने हैं, कि तू सोच, सेंसर लगा। तो वो खुद सोचेगा, सेंसर लगाएगा, सर्फ उठाएगा, धोएगा, पानी बाहर निकालेगा, फिर सुखाएगा, सारा काम खुद ही करेगा कि नहीं करेगा? आप सबको आपको तो करना है नहीं। तो इसके लिए उसको दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? दिमाग चाहिए, तो उसे कहते हैं न्यूरो। कारण कि माताड़ी हुई दिमाग वो न्यूरो को दिखाना पड़ेगा, न्यूरो डॉक्टर को, कि इसकी नस इधर उधर हो गई है। तो न्यूरो का मतलब ये होता है, न्यूरोफजियोलॉजी का मतलब है इसमें सोचने की क्षमता विकसित करने वाले लॉजिक है। और इसी पर काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई किस पर काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरोफजी पे काम करता है। आपने अब नाम सुना होगा, अभी 5 महीने 6 महीने 8 महीने से नाम सुना होगा एआई एआई। मैं 2012 से 14 मैंने एआई एमटेक, मेरा सब्जेक्ट था एआई। मैंने 2013 मतलब सेकंड ईयर में मैंने एआई में थर्ड सेमेस्टर में एआई थी मेरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस समय कहते थे ये नई चीज, इसको पढ़ो। वो नई चीज भी इतनी पुरानी थी कि उसकी किताब भी 5-7 साल पुरानी थी, वो इतनी भी नई नहीं थी। अब लोगों ने जाके पता चला कि एआई नाम की चीज है, जबकि इस एआई पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। एआई तो है। आप देखो, एक दोस्त को फोन पे बताओ यार देखो जूते खरीदने हैं, एडिडास के लेने हैं, 10 नंबर के आते हैं, कैसे लेना, वैसे एड आने लग जाएगा। फिर आप गूगल में सर्च करोगे ना, आपके जूते के एड आने लग जाएंगे, एडिडास के आने लग जाएंगे, पुमा के आने लग जाएंगे, सबके एड आने। जूते के उनको पता चल गया कि इसको जूता चाहिए, चाहे कैसे दो, तो आपको बार बार जूते का एड दिलाएंगे। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, आप सभी चेक कर लो। मैं बताऊं, एक मुझे किसी ने बताया, मैंने पहले नाम ही नहीं सुना था,
एक जैसे होता है ना होटल में बुकिंग साइट है ऐसे होती है अलग अलग, ऐसे आप किसी दूसरे शहर में जाके रुकते हो तो होटल महंगी पड़ती है, तो एक आता है एयरबीएनबी है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है एयरबीएनबी। जिस प्रकार के होटल के बुकिंग के होते हैं, माई ट्रिप वालों के होते हैं, ओयो होते हैं, और इस प्रकार अलग से प्राइवेट होटल के होते हैं, इसके रेडिसन के होते हैं, ऐसे साइट्स होती है ना, उसी प्रकार की एक एयरबीएनबी है। उसमें क्या है कि आप दूसरे शहर में जाते हो तो आपको रुकने की जगह सस्ती मिलती है। जैसे मान लो आप 10-15 जने जा रहे हो, तो एयरबीएनबी में क्या है, आपको एक मकान मिल जाता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उसमें बेड लगे हुए हैं, टेबलें लगी हुई, कुर्सी लगी हुई, तो आपको क्या खर्चा कम आएगा। और मकान मालिक को उसमें यह फायदा है कि अच्छा आप यदि मान लो 10 जने गए हो तो होटल में गए तो 3 कमरे लिए, एक कमरे की कॉस्ट है एक दिन की 2,000, तो 3 कमरे की कितनी पड़ी 6,000, एक दिन का कितना पड़ा 6,000, और आपको 2-3 दिन रुकना है तो कितने रुपए देने पड़े 18,000। 3 दिन का 18,000 दिया, इन्होंने आपको 3 दिन का 10,000 में दे दिया। तो आप किस में जाओगे, एयरबीएनबी ले ली कि भाई 3 दिन में 10,000 में, और इतने आदमी रुक जाएंगे, आराम से पूरा मकान अपना सब कुछ व्यवस्था मिल गई। तो वो बंदा कहेगा ठीक है ये लेना। ये एक मैं बताऊं सॉफ्टवेयर, आप तकनीक सीखना, तकनीकी दुनिया कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे चल रही है, आप जो सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। तो आपने आपने ले लिया, अब उस मकान मालिक ने मकान दे दिया आपको 3 दिन के लिए, 3 दिन मिल गए। अब उसको 3 दिन का कितने रुपए मिला 10,000, और ऐसा वो महीने में केवल 20 दिन भी बुकिंग करे तो उसको रुपए कितने मिल जाए 50 से 60,000। आप बताओ मकान का किराया कोई 60,000 उसको दे रहा है? उसको मकान यदि वो सीधा किराया देता तो उसको मिलता 30,000 रुपए मान लो, उसकी जगह वो ऐसा करके उसने कितना कमा लिया 60,000। और बंदे को क्या फायदा कि ऐसे होटल में जाता रुपए लगते 18,000, उसमें कितने लगे 10,000। बीच में सारे क्या हो गए, लोग गायब, होटल गायब, होटल की फैसिलिटी गायब, स्टाफ गायब, और वहां पर आपको एक कुक भी मिलता है जो खाना बना देता है, कहता है तू ये बना दे, बना देगा, सामान आपको देना पड़ेगा, मैगी ले बना दे, बना देगा, ठीक है ना। या वो कहेगा भाई ये खाना बना, वो कहेगा भाई इतना पैसा लगेगा, कम ही बताएगा, बहुत मामूली, वो तो खुद बनाएगा किचन में, आपने उसको सुविधा भी दे दी। तो एक एयरबीएनबी, मैंने एक दिन ऐसे सर्च किया, मैंने कहा एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास पिछले 3 दिन से होटलों के ही ऐड आ रहे हैं, उनको ये लगा कि इसको कमरा किराए पे चाहिए और मैंने ये जानने की कोशिश की, मैंने कहा एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये है क्या चीज। तो उसको जब मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें ये मिला मुझे कि एक जैसे मान लो किसी बंदे ने मकान मकान है उसके पास, और वो पति पत्नी रह रहे हैं, 2 जने रह रहे हैं, 3 BHK का मतलब 3 कमरे हैं, तो वो एक कमरा भी एयरबीएनबी पे दे सकता है। इसका इतना कॉन्सेप्ट है कि किसी बंदे को एक दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए लो उसको एयरबीएनबी पे दे दो। उसमें डॉक्यूमेंट चेक करना उस कंपनी की जिम्मेदारी है, आपको तो बताएगा, अपना आईडी बताएगा, और वो बताएगा कि मैंने यहाँ से बुकिंग की, आपके पास मैसेज तो आया हुआ रहेगा, आपने कहा ये लो कमरे की चाबी, ये कमरा आपका। तो उसमें उसको क्या है कि जब वो घर में रह ही रहे हैं तो उनको क्या किराया मिल जाता है ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा लोग काम में लेने लगे। तो मैंने कहा ये मतलब इतने ज्यादा सस्ते कमरे कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। होटल में जाओगे तो होटल के चार्ज लग जाएंगे। जैसे होटल में आप गए, अब आपने कहा मैं पीऊंगा चाय, फिर आपने रेट देखा कि कम से कम है 40 रुपए, आपने कहा चाय तो पीऊंगा लेकिन बाहर जाके पीऊंगा तो होटल के बाहर भी चाय की दुकान होती है, टपरी, चेक कर लेना किसी भी होटल है, क्योंकि होटल में चाय भी तो 40 की मिल रही है कि भाई रुकना तो पड़ेगा। लेकिन मामला ये, इसलिए नई 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 चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये भी किस पर काम करे, एआई पर, आपको वही एड दिखा रही है जो आपको चाहिए। आपने कहा कि भाई जैसे मान मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने लिखा कि रेलवे वैकेंसी, ऐसे गूगल में सर्च किया, तो रेलवे के बारे में कभी कोई वेबसाइट वाला भी लिखेगा ना तो आपके नोटिफिकेशन आएगा जारी हुई भर्ती, फिर आप खोलोगे कहेगा कि संभावना है, ऐसा आता है नोटिफिकेशन आपके, वो आपके उसी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आप कभी देखो, आपके कभी नोटिफिकेशन आया कि महिंद्रा की थार इतने में आ रही है, आपने सर्च ही नहीं किया तो आएगा ही नहीं। आपको कभी आया रोल्स रॉयस कितने में आ रही है, आप एक बार सर्च कर लो 5-4 दिन रोल्स रॉयस के बारे में, आपके ऐड डाल देंगे।
रोल्स रॉयस में आया नया मॉडल, तो ये क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये चाहते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर ये चाहता है कि बंदे को यहीं एंगेज कर ले। इंस्टाग्राम चाहता है कि ये इंस्टाग्राम पे आ गया तो बाहर जाना नहीं चाहिए, इधर ही रहना चाहिए, तो अलग अलग तरह की वीडियो देखता हूं, इसीलिए दे रहा है। यूट्यूब चाह रहा है कि ये यूट्यूब पे आ गए तो बाहर जाना नहीं चाहिए, सारे यही चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये आया नहीं, तो इंस्टाग्राम कहेगा कि आज ये रील है जो बहुत ज्यादातर लोग देख रहे हैं, नोटिफिकेशन रहता है ना ऊपर, मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग रील, यू मिस आउट, ऐसा करके भेजता है वो मैसेज। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी मिस हो गई है, क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो वो कहेगा फिर इधर ही आ जा तू, आई गया है। यही तो लॉजिक है। आप गूगल भी आपको ये कहता है, नोटिफिकेशन क्यों भेजता है कि ये आई भर्ती, वो इसलिए भेजता है कि तूने ना आज 2 दिन हुआ गूगल पे आया ही नहीं तू। तो वो आपको एक पॉपअप करके नोटिस भेजेगा, नोटिफिकेशन आप क्लिक किए, गए गए तो आपको पीछे एक दो और सूचना दिखी, आपने क्लिक किया, खोला तो आपको पढ़ा, जिस पेज पर आप ज्यादा देर रुकते हो उस पेज के संबंधित एड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सब काउंट होता है। आप फ्लिपकार्ट में ये काउंट होता है कि आप फ्लिपकार्ट में किस पेज पर कितनी देर रुके, उस हिसाब से आपका वो पेज ऊपर आने का संभावना बढ़ जाती है। कि भाई जैसे आपने देखा, गीजर भी देखा, हीटर भी देखा, प्रेस भी देखा, मोबाइल भी देखा, और मोबाइल में आप मॉडल देखने लग गए, उसको पता चल गया बाकी तो इसको चाहिए नहीं, बीच में आए इसके मोबाइल इसको चाहिए, ये रुचि ले रहा है, तो फिर आपको अलग अलग प्रकार के मोबाइल दिखाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया ना आपको कैसा चाहिए। आप जैसे कपड़े दुकान पे जाओगे तो वो कहेगा कपड़ा, आप कहेंगे मुझे जींस चाहिए, ऐसे चाहिए, वो कहेगा एक बार आप देख तो लो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, आप कहे मुझे तो चाहिए ही ब्लू कलर में है, तो कहा पहले पहले वो दूसरे क्यों दिखाएगा, क्या पता आपका टेस्ट चेंज हो, पता जाए, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे इसमें चाहिए, तो वो कहेगा फिर इसमें वेराइटियां दिखाएगा बहुत सारी, वो कहेगा ये आप खरीद लो, है कि नहीं। तो यही एआई काम करता है, न्यूरोफजी लॉजिक। अगला, विद्युत स्टोव फोकाल्ट करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एडी करंट यानी भंवर धारा प्रेरणा विद्युत चुंबकीय उष्मा उत्पन्न करेगा। हीटिंग पेनेट्रेशन क्या होता है, 1/√F। इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो हाथ गर्म नहीं होगा, लेकिन भगोना में पानी डालकर रखोगे तो पानी गर्म होगा, तो इसका मतलब है हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ नहीं है इसमें, ये फोकाल्ट करंट के माध्यम से उसको क्या कर रहा है, चीरता है, जिसके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न करके गर्म करता है। इसलिए ये है हमारे पास आजकल काम में लेते हैं ना भाई, ये इस प्रकार का है इलेक्ट्रिक स्टोव, इससे कहते हैं इंडक्शन हीटर। इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य किया, चुंबकन के सिद्धांत पर, तो ये कौन सा हीटर कहलाएगा, इंडक्शन हीटर कहलाएगा। अगला हॉट प्लेट, इसको तो हम काम में नहीं लेते हैं। इसमें होता है कि इधर भी नीचे नाइक्रोम की छड़ लगी हुई, इधर भी नाइक्रोम छड़ लगी हुई, ज्यादा कम करने पर उसका ताप कम ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा गर्म होगा, तो उस हिसाब से ले लो, कम गर्म करना उस हिसाब से कर लो। स्टोव है, आजकल इसकी जगह हमने गैस वाला स्टोव काम में ले लिए। पहले उन्होंने कहा कि भाई ये स्टोव काम ले लो, ताकि आप वो जो धातु दिख रही है गर्म होता हुआ, उसको हमने छुपा दिया, आपके सीधा यही भाग ही डायरेक्ट दिखे। टोस्टर, हमने कहा हीटिंग एलिमेंट तो हमारे पास है, ब्रेड तो सेकनी है, ब्रेड सेकनी है चाहिए, तो इसलिए हम क्या काम लेंगे, इलेक्ट्रिक टोस्टर। अब इसमें क्या, ब्रेड अंदर डाल दो, डाल दी, फिर आपने उस प्लग को नीचे कर दो, तो ब्रेड अंदर चली गई, स्विच ऑन हो गया। हीटिंग एलिमेंट एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 दीवार है, तो बीच वाली दीवार तो दोनों तरफ गर्म कर रही है, 2 दीवार है जो एक एक साइड में गर्म कर रहा है। ब्रेड गर्म हुई, गर्म होते ही ये उतर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ तो टाइमर लगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ बटन दबाओगे दोगे तो ऊपर आ जाएगा, आपने ब्रेड निकाल ली, और आप टोस्ट जैम लगा के जो भी कैसे करके खाओ, ये नाश्ते के लिए टोस्टर काम में आ गए। तो टोस्टर कार्य ब्रेड को सेकना, तो ये अपने काम का है नहीं है। नहीं, आजकल क्या है कि कमरे में जो रहते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि नहीं नहीं संडे को है ना अपन शाम को खाना बनाएंगे, ढंग का बनाएंगे,
अभी एक ब्रेड का पैकेट ले आते हैं, ब्रेड गरम कर लेते हैं, चाय के साथ ब्रेड खा लेते हैं। ऐसा करते हैं, सब अलग अलग करते हैं कि बिस्किट तो डेली डेली के ही खाई जाए, कि कभी कहते हैं ब्रेड खा लेते हैं। ब्रेड वाले में एक कंडीशन यही होती है पैकेट लाने में कि कम से कम 2 सदस्य हो तो ठीक रहेगा। अकेले सदस्य से वो पूरा खाए भी नहीं जाए और ये ब्रेड बाद में खराब हो जाती है, इसलिए उसमें चाहते हैं कम से कम 2 सदस्य हो। है नहीं, सामान्यतः ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं दिल्ली पढ़ता था तो हम भी 2 जने थे, संडे को छुट्टी होती थी, हमने कहा यार सुबह ना खाना लेट ही खाएंगे, पहले ब्रेड ब्रेड खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। पहले कोचिंग जाते ना, तो कोचिंग सुबह जाते जाते पहले रोकते जगह, जगह रोक के फिर बाहर जाते, चाय पीते नाश्ता करते, क्योंकि 9 बजे का क्लास होता था तो सर हमारे सामान्यतः 9:15 से 9:30 के बीच आते थे। और अब तो ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, ऑफलाइन आ गया, तो अब आपके क्या है कि सब चीज़ें फिर भी टाइम पे हो जाती है। पहले मेन सब्जेक्ट का टीचर सामान्यतः माना जाता था कि 15 मिनट लेट आएगा। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूँ, आप हेल्पर की तैयारी करने आए हैं और आपका बैच का टाइमिंग 9 बजे है, तो मैं कंफर्म है मैं 9:15 आऊंगा, क्योंकि वो सामान्यतः ये माना जाता है कि सब सेटल हो गया, कहाँ हो गए तो आ गए हम। पहले क्यों केवल ऑफलाइन ही तो पढ़ते थे, तो बाद में ज्यादा लेट वेट आने का इतना लफड़ा रखते नहीं थे। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ सुविधा आ गई है और सब चीजें टाइमिंग पे चलती है, तो उसमें जगह रोकते बाहर जाके नाश्ता कर लेते। आप में भी कई करते ही होंगे कई जने, क्योंकि पोहे की दुकानें ज्यादातर वहीं होती है जहाँ कोचिंग होती है। आजकल मैंने पिछले 4-6 महीने में देखा है कि ये सब्जी लटके हुए जूस की दुकानें बहुत हो गई। ये पहले बहुत कम थी, 1 साल पहले तो गोपालपुरा पे ही बहुत कम थी। अब आजकल आपको सबके ऊपर मूली, गाजर, पता नहीं खीरे, सारे लौकी है कि नहीं है, आजकल सारा मामला है। होता है उसका भी जूस, होता है तो होता होगा भाई, मुझे नहीं मालूम। अगला, ओवन। ओवन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन से ओवन होते हैं भाई? तो आप कहते हैं कि एक हमारे पास होता है आवर्ती मतलब फ्रिक्वेंसी पर चलने वाला, एक उसमें होता है उसमें तंतु वाला। उसमें तंतु वाला तो होता है ओवन टोस्टर ग्रिल्ड, ओटीजी कहलाता है। तो ओटीजी, तो आप इसे ओवन कहो या आप टोस्टर कहो या आप ग्रिल्ड कहो, ये ओवन टोस्टर ग्रिल्ड होता है, ठीक है। एक आता है माइक्रोवेव। अब इन दोनों में फर्क क्या है? माइक्रोवेव वाला तो फोटो मैंने दे रखा है, माइक्रोवेव वाला खाना पुनः गर्म करने के लिए है। खाना पुनः गर्म करना है तो कौन सा अच्छा है? माइक्रोवेव। समोसा निकाल के रख दिया, आपने कहा कि जो है एक समोसा दो, तो उसने रखा गर्म करके दे दिया, तो ये खाना पुनः गर्म हुआ ना, तो कौन सा होना है? माइक्रोवेव। अब ये समोसा आप ऊपर वाले पर देखोगे ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन अंदर से आलू गर्म ज्यादा है, ऐसा है। तो ये हमारे पास किसके द्वारा? माइक्रोवेव के द्वारा। माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, ये ट्यूब हमारे पास क्या करेगी? उच्च आवृत्ति उत्पन्न करेगी, और उच्च आवृत्ति उत्पन्न करने से क्या होगा? उनमें कणों में कंपन होगा, और कणों में कंपन होने से क्या आएगी? उष्मा, और इससे हमारे पास समोसा कचौरी जो है गर्म होगा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब की सहायता से। ओटीजी ये कहता है कि नीचे भी नाइक्रोम की छड़ लगी हुई, ऊपर भी नाइक्रोम की छड़ लगी हुई है, समोसा गर्म होगा तो पहले बाहर से गर्म होगा फिर अंदर होगा गर्म, क्योंकि ये तो मेरे तो उसमें तंतु है, उसमें तंतु पहले बाहर ही गर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ये है ओटीजी का काम। ओटीजी का कार्य होता है सैंडविच बना दो, पिज्जा बना दो, और बाटियां बना दो। आजकल तो ये भी आगे रोटियां बनाने लग गया, आता है। अब जाओ, मैंने आपको क्रोमा बता दिया, जगह जाओ देखो सारे वो ऐसा आता है कि ये इसमें तंदूरी रोटी भी बनती है, क्योंकि कैसे मान लो कि मैंने कहा ना आजकल लपड़ा क्या है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, खाना भी तंदूरी है।
बाहर जाए तो पता चले कि शुद्ध मिले कि नहीं मिले। तो उन्होंने कंपनियों ने कहा तुम घर पे बनाओ तंदूरी, आटा लगे उतना सा, उतना ही तंदूरी बना लो। तो बहुत सारे ऑप्शन दे रही है। तो ये हमारे पास है। ओटीजी होता है ओवन टेस्ट टोस्टर ग्रिल्ड। तो ये है जो गर्म होगा, हीटिंग एलिमेंट होगा, इसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है। जिसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं होता इसमें तकलीफ होता है कि आप धातु के बर्तन में किसी वस्तु को रख के गर्म नहीं कर सकते। आपको इसी के बर्तन में रख के गर्म करना है ताकि वो हमारे पास आवर्ती उसको पेनिट्रेट कर सके। जैसे आपने कागज में रख दिया तो रख सकते हैं, समोसा गर्म होगा, कागज वैसा का वैसा रहेगा, है कि नहीं है? वो बड़ा मामला है। अगला ये हमारे पास भाग क्या है? हीट कनेक्ट कन्वेक्टर। हीट कन्वेक्टर का कार्य होता है कि अपने को देखो कि नीचे पीछे लगा दिया ब्लोअर फैन, आगे क्या लगा दिया हमने? हीटिंग एलिमेंट की छोटी 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 आयताकार जाली लगा दी। अब ये हल्की गर्म होगी, मीडियम हाई हॉट हाई लो कर देंगे, बटन दबा दिया वो गर्म होगी। पीछे पंखा देगा हवा, तो बाहर जो हवा आएगी वो कौन सी आएगी? गर्म। ये है ब्लोअर। तो क्या है, नया कुछ नहीं है, वही चीजें चल रही है। पंखा लगा दिया, ऐसा कर दिया। ये इससे तो अपने पास वो हेयर ड्रायर भी बन जाएगा, वो भी ऐसे ही बनेगा। ये रहा। इसमें यहां से ठंडी हवा आएगी, यहाँ मोटर लगी हुई है, कौन सी? शेडेड पोल। शेडेड पोल मोटर आ गई, और शेडेड पोल मोटर ने पंखे को घुमाया, पंखा घुमा दिया तो पंखा बाहर हवा देगा कि नहीं देगा? देगा। अब हवा गर्म जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ? वायर की कोई लगी हुई है, कौन से आकार की? आयताकार। आयताकार पट्टियां हैं, आयताकार नाइक्रोम पट्टी, नाइक्रोम स्ट्रिप लगी हुई है। और ये आयताकार पट्टी गर्म होगी, और जैसे ये हवा आएगी तो हवा भी गर्म होके क्या जाएगी? आगे जाएगी। इसको लंबे समय तक चलाना नहीं चाहिए, ठीक है? बॉडी क्या है? कुचालक है। बॉडी कुचालक है, लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये बॉडी ज्यादा गर्म होके पिघल जाएगी। मिक्सर, मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर एक ही नहीं होते, अलग अलग होता है। ऐसे क्या बात करो, मैं यही तो समझाऊं, मेरा ये तो काम है। मिक्सर ग्राइंडर जूसर अलग। मिक्सर का कार्य होता मिक्स करना। जैसे आपने दूध डाला, केला डाला, चीनी डाली, उसने मिक्सर घुमाया, उसने सबको मिक्स करके आपको शेक बना के दे दिया। ये तो है मिक्सर का काम। मिक्सर का काम क्या? केवल मिक्स करना। ग्राइंडर का कार्य ग्राइंड करने, छोटे छोटे दानों में तोड़ना। तो छोटे छोटे दानों में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मिर्ची प्याज डाल के वो छोटे छोटे दानों में उसको तोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा? ग्राइंड। आजकल इस ग्राइंड को काम में लेने के लिए अपन गांव में बंटा बनाते हैं ना, तो इसमें ना वो बाजरा और तिल डाल देते हैं। तो ये क्या है कि ग्राइंडर घूमेगा तो उसको छोटे छोटे दानों में तोड़ देंगे। हमने कहा ये लो बंटा तैयार हो जाएगा। तो ग्राइंडर का कार्य क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये ग्राइंड हो गया। तो मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर। जूसर का कार्य जूस निकालना। जैसे आपने गाजर डाली है तो गाजर का जूस निकालेगा। जूस निकाल रहा वही जूसर है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के दे रहा है। फिर आप कह रहे हैं हमें इसमें ना जोर लगा के जूस निकालना पड़े, वो जूसर नहीं, फिर वो क्या? ग्राइंडर ही है, उसने छोटे छोटे कणों में काटा है। जूस निकाल के देखो क्या है? जूसर। चाहे लौकी का जूस निकालो, चाहे आपके गाजर का जूस निकालो, चाहे करेला का जूस निकालो, चाहे आपके आंवले का जूस निकालो, चाहे चुकंदर का जूस निकालो, तो इनके सबके सेव का जूस निकलता है। तो ये जूसर होता है। जो जूस, हाँ तू आजा, तेरा कार्यक्रम चालू रख, मैं मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। ये बुकलेट देने आया है। कौन सी है? पॉलिटिकल ज्ञान, ठीक ठीक।
आवाज नहीं भाई। तो जूसर का मतलब समझ गए, तीन अलग अलग होते हैं। अब कंपनी वाले क्या करते हैं कि तीनों के जार अलग अलग दे देते हैं। एक जार ऐसा आता है जो जूस वाला होता है, उसमें जाली वाली बनी होती है, आप ऊपर से जोर लगा सकते हैं, नीचे उसमें कीड़े लगे होते हैं, जिससे क्या कि गाजर पूरी कट जाए और कीड़े से फिर जाली से क्या निकल जाए, जूस, और कचरा एक साइड में बच जाए। तो ये मिक्सर ग्राइंडर जूसर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इसमें ये वाइपर होता है, इसको रीसेट करने के लिए स्विच होता है कौन सा, रोटरी, और ये कॉर्ड लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। ये हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर जूसर का कॉन्सेप्ट है। और ये एसी और डीसी दोनों पर चलता है, क्योंकि मोटर कौन सा है, यूनिवर्सल। कौन सी मोटर है, यूनिवर्सल। ठीक है। ऊपर वाले बच्चों को दे दी, किधर से शुरू कर रहे हो। लिख लिया भाई, इसमें क्या ही लिखना है, अंतर समझना है, समझ लिया हमने अंतर है। वाइपर का कार्य होता है रीसेट करना। जैसे मान लो कोई इसकी सेटिंग चेंज हो जाए ना, तो उसको रीसेट वैल्यू करने के लिए काम है। कभी दब के बंद होता है तभी तो रीसेट करता है। रीसेट तो दब के बंद होगा, उसी को रीसेट करोगे, जो चल रहा है उसमें तो क्या ही रीसेट करना। रीसेटर रीसेट करता है, वाइपर का कार्य होता है रीसेट करना, और तो क्या काम है वाइपर का। इस ये भी हमारे पास डीसी मोटर होती है, एसी पर चलती है, इसलिए यूनिवर्सल कहलाती है। ज्यादा लंबे समय तक काम में नहीं लेना चाहिए, 45 मिनट से ज्यादा तो कभी भी मिक्सर को चलाना भी नहीं चाहिए। ये भी इसकी है। बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से तुम देख ले। ये है ब्लेड। ये क्या है, ब्लेड। कितने डिग्री झुकाव है, हल्की धातु का बना होना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम का बना लो, ठीक रहेगा। बात ये नहीं है, बात है ये कि इसमें स्वीप क्या है। स्वीप होता है, एक तो देखो, स्वीप इसमें ये होता है, देखो चार पंखुड़ियां हैं, तब तो यहां से लेके यहां तक आमने सामने वाली पंखुड़ी जो होती है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, स्वीप। लेकिन पंखे तो बहुत सारे हैं, वो तो तीन पंखुड़ियों वाले हैं। अब इसमें तो आमने सामने है नहीं, तो मैं कहूंगा स्वीप किसे कहते हैं। तो ध्यान रखो, यहां से लेके यहां तक की लंबाई है ना, मोटर के केंद्र से ब्लेड के टिप के बीच की दूरी का 2 गुना क्या कहलाएगा, स्वीप। 2 इंटू ब्लेड के टिप से मोटर के केंद्र की दूरी। यही हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, ये हमारे पास स्वीप कहलाएगा। और माउंटिंग ब्रेकेट तो क्या होता है कि उसको स्थापित करने के लिए जो ब्रेकेट चाहिए वो माउंटिंग ब्रेकेट है। कैनोपी क्या चाहिए, तार का जाल दिखना नहीं चाहिए, तो ढक्कन लगा दो, वो कैनोपी है। यही है मामला। कैनोपी के अंदर क्या होता है, हाउस वायर। और आप जब तक पूरे पंखे के बारे में पढ़ोगे, पंखे भी नई तरीके का आ गए हैं। आजकल पंखे भी क्या आ गए, जीरो साउंड, साइलेंट। तो साइलेंट पंखे आ गए, रिमोट वाले आ गए,
और आजकल मार्केट में पंखे आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए तक के आने लगे। आप सोचो, आप केवल सोचो। ऐसे लगवाते, अरे वो ऐसे तो लगवाते ही हैं, वो तो शौक से लगाते हैं। कोई आए दिखे शौक से। 1 लाख रुपए वाला हवा के लिए थोड़ी लगवा रहा है वो, शौक से लगवा रहा है। हाँ, हाँ, रिमोट से तो चलता है, 3,000 वाला ही चलता है आजकल। 3-4 हजार में आता पंखा, वो भी तो रिमोट से ही चलता है। रिमोट से चलना बड़ा काम नहीं, वो तो बड़ा इजी सा काम है। आजकल घड़ी भी आती है ना सुई वाली, वो भी आती है नो टिक टिक। प्रचलन में कौन सी है? नो टिक टिक। तो पहले घड़ी आती थी उसमें टिक टिक ज्यादा होती थी। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अब घड़ी के ऊपर लिखा हुआ आता है ये वॉच नो टिक टिक। हैं? मैं आपको, आप कभी जाओ, कभी इलेक्ट्रिशियन और पंखे के बारे में जानना चाहते हो, जाओ कोई पंखे की दुकान पर, अच्छे से पंखे देखो। हेवल्स की दुकान पे जाओ तो वो बताएंगे आपको अच्छे अच्छे पंखे। लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप उस रेंज वाले आदमी हो, तभी आपको उस फ्लोर पे ले जाएगा। नहीं तो आपको 7-8 हजार से ज्यादा वाले फ्लोर पे लेके नहीं जाएगा वो। भाई लगना तो चाहिए ना। मैं ही चलूं? मैं तो देख आया हूं, तो मुझे पता है कि मैं तो खुद देखते, मैंने कहा लाख लाख के पंखे, 1-1 लाख के। उसमें लाइटें लगी हुई अलग मामला, उसमें अड़ंगा तो बहुत है, हैं? मैं गया था पंखा देखने, मैं वापस आ गया, मैंने कहा इधर अपना काम नहीं है। 1-1 लाख है, ये ठीक नहीं है। हैं? मैं 5-5 हजार में काम हो गया अपना। हम बीच वाले ही हैं, लाख वाला थोड़ी ना पंखा लगाए लाख का। मैं तो देखा खुद है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। बाकी मैं क्यों लगाऊंगा उसको लाख का? मेरे इतना कहाँ है? कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा होता है कि ये गोल है, ये एकदम अभी बंद है, आप रिमोट दबाओगे तो ये पंखुड़ियां खुल के बाहर आएगी। बहुत सारे अड़ंगे, मैं क्या क्या समझाऊं उसमें, आप देख के आओ, वो बताएंगे आपको। तो वो बताएंगे, उसमें पंखुड़ियां निकल के आएगी, फिर वो घूमेगी। उसमें भी अलग अलग प्रकार की लाइटें होगी, बहुत कुछ मामला है। एक पंखा ऐसा मैंने देखा है कि एक तो ऐसे पंखा घूम रहा है, धीरे धीरे उसके पंखे की जो ब्लेडों वाला जो निकला हुआ है, उनके ऊपर वापस पंखा एक और लगा हुआ है। तो 3-4 चारों तरफ पंखे और लगे हुए हैं, वो हल्के हल्के और घूमते हैं, जिससे है कि हवा का वातावरण एकदम सही रहे। ऐसा है। आप इसके पंखे को देखने के लिए आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। हैं? चार्जिंग वाले? हाँ, अरे सब तरह के आते हैं। आप जो सोच सकते हो ना सब आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को जरूरत कैसी है, सब आएंगे। देखो, गांवों में पंखे और आए, गांवों के हिसाब से इस स्पेशल, जैसे छोटा बच्चा है गांव में किसी का, तो एक छोटे से बच्चे वाला पंखा अलग आया, जो चार्जिंग से भी चलता है। ठीक है ना? है? मैं तो कह रहा हूँ नहीं, आप देखो तो सही। तो अपने देखो, अब हमने सब जगह देखा, हमने गांव में क्या देखा है, छोटे बच्चे वाला पंखा आया, वो केवल एक बच्चे को ही हवा दे रहा है। लाइट चली जाए तो वो सेल से चलता है, बैटरी से चलता कि नहीं चलता? क्योंकि हमारे वहां पर जरूरत उसकी है, तभी तो वो काम में लिया होगा ना। तो क्या भाई, जहां जैसी जरूरत है वहां वैसा पंखा आपको मिलेगा। ये टेबल फैन है, आजकल इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया, और कोई शादी ब्याह में टेंट में लगे होते हैं बड़े बड़े बड़े। बाकी इसका पंख, इसका मतलब वैल्यू कम हो गई है। आज से 15 साल पहले इसकी वैल्यू बहुत होती थी। 15 साल पहले यही था, क्योंकि छत पे लगाने वाले से ज्यादा इसकी कदर थी। हाँ, क्योंकि वो बंदा कहता मैं कोई जरूरत थोड़ी इधर ही सोऊंगा, मैं इधर सोऊंगा, तो पंखा जगह चेंज कर सकता है ना। तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी 15 साल पहले। अब क्या है, इसमें एक यांत्रिक रूप से घुमाने वाला भी चीजें हैं, यांत्रिक गति।
यांत्रिक गति करता है ये 90 डिग्री से 100 डिग्री घूमता है। ये क्या घूमता है? 90 डिग्री से 100 डिग्री। बाहर चारों ओर जाली लगी होती है, गार्डिंग होती है, पीछे मोटर का हाउस होता है जिसमें पूरी मशीन लगी होती है। यही तो होता है। अब ये है हमारे पास फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में एक होता है इवोपरेटर, वाष्पीकरण, एवोपरेटर, ठीक है। थर्मोस्टेट एवं शीत नियंत्रक हो तो तापमान का नियंत्रण करने वाला है। इसमें क्या है कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर में द्रव अवस्था में गैस है, और वो जैसे उष्मा को सोखेगा द्रव किस में बदल जाएगा? वाष्प में। फिर वो वाष्प लेके कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में वाष्प को निकाल देगा बाहर, वापस क्या आ जाएगा? द्रव कंप्रेसर से होके वापस आएगा। तो ये इस प्रकार चलती है, क्योंकि वाष्प जब कंप्रेस होगी वापस क्या बन जाएगी? द्रव, तभी तो कंप्रेसर है। तो जैसे द्रव जाएगा, गर्मी को सोखेगा, वाष्प बनेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा, कंप्रेसर से वापस द्रव बनेगा, इसी प्रकार घूमेगा, फ्रिज काम करेगा, वाटर कूलर काम भी इसी सिद्धांत पर करता है। ये कैपिलरी क्या लगी होती है? ट्यूब। और ये हमारे पास फिल्टर के लिए डफर लगा होता है। और ये हमारे पास वाटर कूलर में सेम ही चीजें हैं कि इसके बॉडी के चारों ओर आप इवोपरेटर लगा दो। इवोपरेटर ही करता है ठंडा। ठंडा क्या करता है? गर्म को बाहर खींचता है तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। इसका कार्य उष्मा को खींचना। उष्मा को खींचेगा तो क्या होगा? ठंडा। तो इसका कार्य है उष्मा, ये ठंडा प्रदान करना काम नहीं है, उष्मा को खींचना काम है। उष्मा को खींच के बाहर ले जाता है। तो ये भी क्या करेगा? स्टील की जो टैंक बना होता है उस टैंक को पूरा ठंडा करेगा, अंदर पानी भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये लॉजिक है। ये होता है हमारे पास इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट क्या होती है? सीधी लाइट सर्विस आ रही है तो स्विच के द्वारा, एलडीआर रिले के द्वारा एलईडी चालू है, ये कनेक्शन कट गया तो बैटरी जो चार्ज हो रखी थी उस स्विच के द्वारा एलईडी लाइट क्या हो जाएगी? चालू। तो लाइट चाहे सीधी सप्लाई आई तो भी चलेगी, नहीं आएगी तो बैटरी से चलेगी, लेकिन चलेगी हमेशा ही, इसलिए उसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी। आजकल इमरजेंसी बल्ब आते हैं ना, बल्ब लगा लाइट जाए तो वो ऑन हो जाएगा, खुद ही चार्ज हो जाएगा साथ के साथ, सब कुछ है। ये है इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर। इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर होता है पोल्ट्री फॉर्म में काम में लिया जाता है, मुर्गियों के अंडे को पकाने के लिए। और ये होता है मुर्गियों को उष्मा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्रूडर। पोल्ट्री फॉर्म है, ये भी पोल्ट्री फॉर्म है। ब्रूडर जो ऊपर लगे होते हैं ऐसे, तो ये इस प्रकार के बने होते हैं, हीटिंग जाली लगी होती है, ज्यादा गर्म नहीं करना तो मुर्गियां पक जाएगी ऐसे, इसलिए बराबर रूप से, यही तो मामला है, इसलिए बराबर ये बल्ब के तरीके से लटकी रहती है, वो उनको ज्यादा ठंडी नहीं लगे तो उनको उष्मा दे, ताकि वो अंडों का प्रोडक्शन लगातार रूप से करती रहे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा शीतलन के कारण वो अंडों का प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो इसलिए पोल्ट्री फॉर्म इसको काम में लिया जाता है। और यह है अंडों को सुरक्षित रखने के लिए, निश्चित तापमान पर रखने के लिए। तो ये हमारे पास क्या काम आता है? इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर। ये दोनों ही पोल्ट्री फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। क्लियर? क्या हुआ?